नोट सेट आ रहा है आपके सिर पे। बाकी जो बच्चे नए हैं वो तो कनेक्टेड रहेंगे, नया बैच स्टार्ट होता है ऐसा नहीं है कि उनको भी निकाला जाएगा, नहीं। ओवरलैपिंग चलती है बैच की, जैसे कि आप समझ गए होंगे केमिस्ट्री को, है ना। तो आपके लिए नया ही है, उनके लिए भी नया ही होगा। आपका एक टाइम फिनिश हो जाएगा, उसके उनके लिए नया ही चलता रहेगा। तो वो थिंग्स भी है जो कि आपको माइंड के अंदर रखना है। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अबाउट द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के बारे में उससे पहले हमने एक पोर्शन डिस्कस किया था, दैट इज योर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम 4 पोर्शन डिस्कस कर रहे थे मेनली, और देयर इज है फर्स्ट वन इज एक्सरे, देन सेकंड इज आर्थ्रोसेंटेसिस, थर्ड वन इज द आर्थ्रोस्कोपी एंड डेक्सा स्कैन, एंड लास्ट वन इज द बोन स्कैन साइंटिग्राफी और न्यूक्लियर इमेजिंग जिसको हम बोल रहे थे। ये 5 मेजॉरिटी में हमने टेस्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज क्वेश्चन आते हैं, क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आप करते हैं, है ना, प्रोसीजर कौन सी, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पेसिफिक क्वेश्चन जो होते हैं कल वाले क्लास में आपको बता दिया था। नोट्स आप लोगों को नहीं मिले वो आपको आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, सभी के मैं एक साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। बाकी पॉइंट चीजें तो आप लिख रहे हैं साथ साथ में, इतना कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो। नोट्स इन द सेंस कि आपको जो कुछ काम की बातें हैं कि सर ये तो पीक लेवल की, ये तो एटलीस्ट हमें चाहिए ही चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो वो तो आपको इन बिटवीन टाइम दिया जा रहा है और आप खुद भी नोट कर ले, तो इतना मना करने के बाद भी तो वो तो आप नोट कर ही रहे हैं। बाकी कंप्लीट चाहिए ए टू जेड की सारे नोट्स, ये सर पूरी थ्योरी चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा ना, सारे नोट्स आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, है ना। तो बेस्ट वही रहेगा कि कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाए। तो ये पोर्शन कवर करके कल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पीपीटी बना के। पीपीटी रेडी है, बस उसका आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट करना है ना। तो वो हम कर देंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में कुछ पोर्शन हमारा पेंडिंग रह गया था, पहले हमने फ्रैक्चर देखा था, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में जाने थे, फ्रैक्चर के स्पेसिफिक टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे ना। तो टाइप से ही हमारे कुछ पोर्शन रह जाते हैं, उनको हम रिवाइज करते हैं। जो पेंडिंग है उनको एक बार आप सभी रिवाइज कर लें, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसके बाद में फिर हम जो रिमेनिंग पोर्शन है फ्रैक्चर का, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर भी पेंडिंग है, कुछ कुछ जो स्पेसिफिक है वो डिस्कस करेंगे, देन उसका मैनेजमेंट हम जानेंगे, और लास्ट में जो हमारा मेजर पोर्शन डिस्कस करेंगे दैट इज बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो फ्रैक्चर को हम कंप्लीट करने वाले हैं पहले सेशन के अंदर। ले जाना भी नीचे। फ्रैक्चर के जो लास्ट टाइप हमने देखे थे, स्मिथ फ्रैक्चर, क्लूज फ्रैक्चर, वहां से क्वेश्चन बनता ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताया था, स्मिथ में क्या होता है, इनवर्ड एंगुलेशन बनता है, और इनवर्ड किसका होता है, आपका हैंड का, पाम का इनवर्ड मूवमेंट होता है, उसकी वजह से डिस्टल रेडियस, रेडियस का डिस्टल वाले पोर्शन के अंदर फ्रैक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्मिथ फ्रैक्चर। एंड देन उसके बाद में कुलिज फ्रैक्चर। कुलिज फ्रैक्चर क्या होता है, वो बेसिकली आपका रेडियस का फ्रैक्चर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आउटवर्ड, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है आपके हैंड का, आपके पाम का, उसे हम क्या बोलते हैं, कुलिज फ्रैक्चर। अलाइनमेंट आपको याद रखना है, बेसिकली अलाइनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में डिस्कस किया था हमने गैलेजिया फ्रैक्चर, है ना। लास्ट में क्या देखा था, गैलेजिया फ्रैक्चर किससे रिलेटेड था, वो दैट इज आल्सो विद द रिलेटेड विद द रेडियस, रेडियस से था, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, जो अल्ना थी वो डिसलोकेट हो रही थी, हमने लास्ट देख लिया था। आगे वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, कुलिज फ्रैक्चर हमारा हो गया था। देन उसके बाद में हमारा गैलेजिया फ्रैक्चर, रेडियस विद द डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। फ्रैक्चर तो आपका रेडियस का ही है, फ्रैक्चर तो आपका रेडियस का ही है, लेकिन डिसलोकेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, रेडियो अल्नर जॉइंट का। जैसे यहाँ पे अलग से डिसलोकेट हो रहा है, डिसलोकेशन अलग है, फ्रैक्चर अलग है, दोनों में डिफरेंशिएशन भी आपको याद रखना। डिसलोकेशन मतलब है कि लोकेशन से हट गया, लोकेशन से मिसप्लेस हो गया, वो हेल्दी बोन भी हो सकती है और फ्रैक्चर बोन भी हो सकती है। लेकिन फ्रैक्चर मींस क्या है कि आपकी बोन की कंटिन्यूटी के अंदर, आपकी बोन की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी टाइप का क्रैक आ जाना, आपकी बोन की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी टाइप का क्रैक आ जाना, आइदर दे आर पार्शियल, दे आर कंप्लीट, दे आर कंप्रेस्ड, दे आर कम्युनिकेट, किसी भी टाइप का हो सकता है, उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। तो ये चीज आपको क्लियरली याद रखना। तो डिसलोकेशन इज डिफरेंट थिंग, फ्रैक्चर इज द डिफरेंट थिंग। और यहाँ पे डिसलोकेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, रेडियो अल्नर जॉइंट, ये जो लोकेटेड यहाँ पे देता है और यहाँ से डिसलोकेट हो गया, अलग हो गया, हट गया, दैट इज डिसलोकेशन, दैट इज डिसलोकेशन। ये आपको सिंपली याद रखना। लास्ट में देख लेते गैलेजिया फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारे सामने दैट इज पाइलन फ्रैक्चर। मैंने पहले बताया जो नेम है, कुछ नेम होते हैं जो लोकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ नेम होते हैं आपके एनाटॉमिकल पोर्शन के साथ में किस तरीके से वो रिलेट करते हैं, और कुछ नेम होते हैं साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग। तो नेम को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि स्मिथ फ्रैक्चर और कुलिज फ्रैक्चर का क्या मींस है, तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने फाइंड आउट किया था उनके नेम के अकॉर्डिंग बेसिकली ये बनाए गए। तो ये आपको बार बार रिवाइज करके कुछ ट्रिक बना के इनको याद करना ही पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे सामने पाइलन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिबिया। टिबिया का फ्रैक्चर बेसिकली और कौन से पोर्शन का है, लोअर पोर्शन का, और वी कैन से डिस्टल पोर्शन का, जो आपका डिस्टल पोर्शन है, लोअर पार्ट का फ्रैक्चर हो रहा है, और किसका वर्ड है, टिबिया। तो टिबिया का है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो टिबिया बोन है, और ये एक्स इमेज ही है ना, ये रियल इमेज है आपकी टिबिया की। जैसे पहले हम यहाँ पे प्रेजेंट करें वो तो कलरफुल इमेज है, लेकिन ये आपकी एक्चुअल इमेज है किस तरीके से फ्रैक्चर होता है। और आप देख पा रहे हैं कि इसके अलग अलग एंगल से लिया हुआ है। ये जो एक्स है, एक्स के अलग अलग एंगल बनते हैं। एक्स अगर सामने से ले रहे हैं तो एंटीरियर पोस्टीरियर एंगल, ऊपर से ले रहे हैं तो कौन सा रहेगा, सुपीरियर इंफीरियर एंगल, पीछे से लेंगे तो पोस्टीरियर एंटीरियर एंगल, और साइड से लेंगे तो लेटरल एंगल। ओब्लिक वे में भी लिया जाता है बहुत रेयर कंडीशन में, तो ओब्लिक एंगल, अलग अलग एंगल से क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये जो एंगल है वो समटाइम आपको पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन सा एंगल है, तो ये कौन सा है, सामने से दिख रहा है भाई, ये कौन सी बोन आपकी विबुला, ये कौन सी है, टिबिया, है ना। तो ये सामने से दिख रहा है, तो आपका हालांकि इसमें क्लियर नहीं है, तो इसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर समझ सकते हैं, एज वेल एज पोस्टीरियर एंटीरियर भी बोल सकते हो आप, लेकिन हम बेसिक तरीके से बोलेंगे क्योंकि ये जो नोच है इस तरफ आपका, बाकी तरफ अगर आप इसको, ये जो है इसको हम मानते हैं राइट फुट, राइट फुट का है, तो टिबिया आपका अंदर की तरफ है, ये वाला मिडिल हो गया, और ये आपका बाहर की तरफ हो गया, फिबुला बाहर की तरफ होता है, दूर रीजन पे होता है, लेटरल साइड में होता है, पोस्टीरियर साइड में होता है, तो ये आपका एंटीरियर भी हो गया, ये आपका लेटरल भी हो गया, ये भी आपका लेटरल भी हो गया, साइड के अकॉर्डिंग अलग अलग। तो एक्सरे के एंगल से भी समटाइम क्वेश्चन बन जाता है, नॉट ओनली रिलेटेड विद द फ्रैक्चर, कहीं से भी एक्सरे का एंगल दे दिया पूछ लिया जा सकता है, एक्सरे का कौन सा एंगल है ना। तो एंटीरियर किस साइड से एक्सरे लिया जा रहा है, एक्सरे की साइड से डिलीवर की जा रही है, एक्स रेज की साइड से डिलीवर की जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग एक्स रेज के एंगल बनते हैं। ये एंगल याद रखिए बच्चों, इनको आप लिखिए थोड़ा ना, क्योंकि ये एंगल से क्वेश्चन आया है एक एग्जाम के अंदर। अगर एंटीरियर है तो एंटीरियो पोस्टीरियर एंगल, दूसरा है आपके सामने पोस्टीरियर एंटीरियर, इसका सिमिलर बन जाएगा। एक बनता है लेटरल एंगल, जिनसे फ्रीक्वेंटली लिया जाता है लेटरल एंगल, जैसे ये दोनों इमेजेस है, और एक आपका बन जाता है ओब्लिक। मोस्ट कॉमनली जो होता है वो आपका एंटीरियो ओब्लिक एंगल, है ना। ये एंगल किस साइड से आप एक्सरेज को डिलीवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो एंटीरियर पोस्टीरियर सामने से ले रहे हैं, या पोस्टीरियर एंटीरियर भी बन सकता है, पीछे से आप एक्सरे ले रहे हैं, तो आपको कांसेप्ट याद रखना है ना। और लंग्स की जो स्टेटस अच्छे से जानना है लंग्स का, तो उसके लिए बेस्ट एंगल कौन सा बनता है, लंग्स का आपको एक्सरे चेस्ट एक्सरे आपको करवाना है, तो बेस्ट एंगल की मैं बात करूं, बेस्ट एंगल
तो एंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर एंटीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर एंटीरियर, लंग्स की एनाटॉमी आपको अच्छे से असेस करना है। तो आगे सा कॉमनली जो किया जाता है, नो डाउट, जो कॉमनली किया जाता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, लेकिन जो बेस्ट विजुअलाइजेशन आता है वो पोस्टीरियर एंटीरियर में आता है। इसका रीजन क्या है? हाँ, स्केपुला आता है, लेकिन स्केपुला आप देखोगे तो स्केपुला आपके बेस वाले रीजन, अपेक्स वाले रीजन की तरफ ऊपर की तरफ है, और उसमें आपका लंग्स का ज्यादा एरिया कवर नहीं होगा। हालांकि दोनों एंगल लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एंगल ओनली है, लेकिन यहाँ पे हर्ट होते हैं, हर्ट की एनाटॉमी स्ट्रक्चर ज्यादा कवर होती है ना। तो बेस्ट व्यू है, कॉमन जो किया जाता है नो डाउट एंटीरियर पोस्टीरियर फ्रीक्वेंटली किया जाता है, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल रहता है ना। और चेस्ट एक्स-रे आप किसका करोगे? जिसके लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और लंग्स में किसी को प्रॉब्लम है, उस पेशेंट का प्रोन पोजीशन करके अगर एक्स-रे लेते हो तो उसको वैसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है। तो कॉमनली तो एंटीरियर पोस्टीरियर ही किया जाता है, लेकिन पोस्टीरियर एंटीरियर बेस्ट विजुअलाइजेशन आपको देता है, क्योंकि मिड वाला पोर्शन जो है, ट्रेकिया जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से दिखा देता है। ये एंगल आपको याद रखना है, एक जनरल वे में मैंने बता दिया। बाकी वापस अपनी क्लास पे लौटे, दैट इज ए पाइलियन फ्रैक्चर। नहीं, मेनली ये जो है, ये वाला पोर्शन है, मेनली जो है ये टीबिया का ही है। मेनली जो फ्रैक्चर है, हाँ, इस इमेज के अंदर आपको हल्की सी जो है वो फिबुला भी फ्रैक्चर दिख रही है, लेकिन जो फ्रैक्चर है जो बनाया गया है, जिन्होंने डिस्कवर किया उनके अकॉर्डिंग है कि आपका डिजिटल पार्ट ऑफ द टीबिया का ही फ्रैक्चर है। इसके अंदर हम अलग-अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं, जब हम डिटेल से जाते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन मैंने ले भी रखे हैं, वो भी आगे आपको बताने वाला। स्पेसिफिक चीजें हैं, स्पेसिफिक तरीके से आपको याद रखना। ऑप्शन के अंदर देर का है कि रेडियस का है, अल्ना का है, टीबिया का है, फिबुला का, तो बेस्ट आंसर क्या बनेगा? दैट इज अ टीबिया। ऑप्शन के अंदर देर का है कि रेडियस अल्ना का है, टीबिया फिबुला का है, फेलेंजेस का है, मेटाटार्सल का, तो बेस्ट आंसर क्या बनेगा? टीबिया फिबुला। उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपके सामने स्पेसिफिक फ्रैक्चर के अंदर देयर इज अ टोटलेस फ्रैक्चर, और टोटलेस फ्रैक्चर के अंदर कौन सा रहेगा? मोस्ट कॉमनली तो बोन फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल लोअर पार्ट ऑफ द सिन बोन, दैट इज आल्सो नोन एज द टीबिया। टीबिया को सिन बोन बोलते हैं, टोटलेस छोटे बच्चों के अंदर ये ज्यादा टूटती है। और यहाँ पे कौन सा रहेगा? और अगर इसकी फ्रैक्चर इन्वॉल्वमेंट, मतलब बोन इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग बोले तो किस टाइप का फ्रैक्चर बनेगा? ये ग्रीन स्टिक आपको हल्का-हल्का दिख भी रहा होगा यहाँ पे। अरे ग्रीन स्टिक ही होगा यहाँ पे। हालांकि ये तो लीनियर फ्रैक्चर दिख रहा है इस तरीके से, लेकिन और हम थोड़ा डिटेल से बात करें क्योंकि छोटा बच्चा है, बोन में भी ग्रोथ करी थी, यहाँ पे और डिटेल से हम जाए तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के रूप में इसको क्लासिफाई करेंगे। लेकिन मेनली आपका है टीबिया का, और टीबिया का भी डिस्टल पोर्शन का, और किसमें और छोटे बच्चों में टोटलेस फ्रैक्चर। सिंपल सा है, टोटलर के अंदर जो कॉमनली फ्रैक्चर होता है दैट इज रिलेटेड विद द टीबिया। अरे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से 3 साल के बीच वाले, तो रुकते नहीं है, उनको मतलब लगता है कि यार मतलब जिंदगी मिल गई, सब कुछ चलना फिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वो 1 साल तक तो वो बिस्तर पे लेटे रहते हैं, 12 महीने तक तो बिस्तर पे लेटे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि हमारे तो पैरों से चल सकते हैं, डिपेंड नहीं है हम, है ना, मदर फादर पे डिपेंड नहीं है, तो ऐसा वो आपसे पूछे बिना कहा कि आप आंख बंद करोगे तब तक वो गया पीछे, वो गया इधर, है ना। तो वो एक्टिविटी इतनी हो जाती है उनके अंदर, और उससे उनको सेटिस्फेक्शन भी फुल मिलता है ना, उनको मोटिव्स मिलता है उन सब चीजों से, वो जैसे करते हैं वो एक्टिविटी आपको रोकना नहीं है, थोड़ा ध्यान तो रखना है, प्रिकॉशन तो लेना ही है ना, क्योंकि वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उस जगह उनको रिस्ट्रेन नहीं करना, नहीं तो बच्चों ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट हो सकता है। तो बच्चा जितनी एक्टिविटी कर रहा है करने दे, विद प्रिकॉशन, थोड़ा ध्यान रखिए आप बस, लेकिन करने दो उसको। तो आप देखोगे इधर से उधर दौड़ रहा है, कभी पेट उठ रहा है, कभी हार्ट रेट, छोटे मोटे फ्रैक्चर होते रहते हैं। तो टोडलर के अंदर किसका फ्रैक्चर कॉमनली होता है? दैट इज द टीबिया। टीबिया का फ्रैक्चर आपको याद रखना है, दैट इज द टोडलर्स फ्रैक्चर। कहानी के साथ चीजों को समझते हैं ताकि कोरिलेट करके एग्जाम के अंदर कोई चीज आती है तो आप डायरेक्टली क्लिक कर ले इसको। तो टोडलर्स फ्रैक्चर विद द टीबिया, ये आपको याद। नेक्स्ट आपके सामने है एक बोन है, कौन सी बोन टूटी हुई है? कौन सी बोन टूटी हुई है? टार्सल और मेटाटार्सल। थोड़ा सा गौर से देखोगे आप इसको ना, तो यहाँ पर तो आपको ऐसे ठीक से नहीं, थोड़ा ऊपर जाओगे आप तो यहाँ पर दिख रही है ना, ये जो फाइन एनाटॉमी है मेटाटार्सल। नंबरिंग की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड आपके मेटाटार्सल बोन यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रही है। मार्स फ्रैक्चर नाम से जाना जाता है, मार्स का महीना नहीं है, मार्स नेम से है, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है ना। तो मार्स फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल थर्ड ऑफ द वन मेटाटार्सल अकरिंग बिकॉज़ ऑफ द रिकरेंट स्टेज है ना, वन ऑफ द मेटाटार्सल। एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, सिंपली आपको एम से एम याद रखना। मार्स फ्रैक्चर रिलेटेड विद द मेटाटार्सल, एम कोर एम से एम याद रखना, एम यानी मार्स और एम यानी मेटाटार्सल। एक का भी हो सकता है, मोर देन वन का भी हो सकता है ना, तो ये आपको याद रखना। मेटाटार्सल का जो फ्रैक्चर है सीधे क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ऐसे जो छोटी बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है तो उनका जो मैनेजमेंट होता है वो अंदर फिक्सेशन डिवाइस लगा के उनको फिक्स किया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे जो रिडक्शन होता है, क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन, देन ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है। ट्रैक्शन के अंदर भी आपकी स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटल ट्रैक्शन आते हैं, जिसमें आप वो ट्रैक्शन देखते हैं कि जो पुलिस वगैरह बांध के पेशेंट को लटका, पैर को बेसिकली लटका दिया जाता है वेट वगैरह के थ्रू, सैंड बैग लगा के, तो वो ट्रैक्शन डिवाइसेस है। तो स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटल ट्रैक्शन वो बड़ी बोन के लिए किया जाता है। ऐसी छोटी बोन टूट जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे आप देखोगे कि रोड प्लेस कर दी जाती है छोटी छोटी, जिसे के वायर हम कॉमनली बोलते हैं, इमेज में हम देखेंगे तो वो रोड ही बोला जाता है। बेसिकली छोटी छोटी सी वायर शेप की स्ट्रक्चर्स होती है, वो प्लेस कर दी जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं? फिक्सेशन। और फिक्स कहाँ से करें आप? अंदर की तरफ, इंटरनल फिक्सेशन। तो इन सभी को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। छोटे जो फ्रैक्चर्स होते हैं, छोटी बोन के फ्रैक्चर्स होते हैं, उनका मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है। लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर का मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है। कॉमन जो होता है वो भी हम जानेंगे। मार्स फ्रैक्चर विद मेटाटार्सल, इतना ही लिखना है और ये रफली डायग्राम बना लेना है ना। मार्स फ्रैक्चर विद मेटाटार्सल और रफली डायग्राम बनाना, सारी थ्योरी नहीं लिखे बच्चों, साथ साथ में लिखे तो सही। जो लास्ट वाले थे वो भी लिखे ना आपने, मतलब ओनली पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट तो आप लिख रहे हो बच्चों, है ना, मेरे नजरों के सामने आप लोग झूठ नहीं बोल सकते। पॉइंट टू पॉइंट लिखे, नेम लिखे, ओनली वर्ड लिखे और इमेज बना ले हल्की फुल्की, जिसे आप समझ सकते हैं। डिटेल थ्योरी नहीं लिखे, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है अगला, दैट इज है रोनाल्डो फ्रैक्चर। रोनाल्डो, अब ये रोनाल्डो मतलब ऐसा नहीं कि फुटबॉल प्लेयर है तो फुटबॉल की वजह से पैरों में हो सकता है, तो वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो फ्रैक्चर हो रहा है वो आपका किस बोन का दिख रहा है? मेटा मेटा कार्पल, नो टार्सल, कार्पल। और कार्पल का भी ये वाला पोर्शन, बेस वाला पोर्शन फ्रैक्चर, बेस है हेड, हेड है या बेस है? अरे इस तरफ जुड़ रहा है तो कौन सा रहेगा? हेड रहेगा, नहीं तो बेस क्यों बता रहे? बेस रहेगा, बेस रहेगा, क्योंकि ऐसे याद रखना, ये जो पोर्शन है, ये जो आपके क्या बोलते हैं इनको? क्रंकल्स, एग्जैक्टली। तो ये जो क्रंकल्स है ये किसके बने हुए हैं? मेटाटार्सल जो, सॉरी, मेटाकार्पल उसका हेड वाला पोर्शन है, तो ये बेस वाले पोर्शन के अंदर फ्रैक्चर होगा, मेनली हैंड का है। वापस वही बात आती है साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग, किन्होंने इसको फाइंड आउट किया है उनके अकॉर्डिंग है। कम्युनिकेटेड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। अच्छा, ये एक वर्ड आ गया, कम्युनिकेटेड मतलब क्या? कौन सा फ्रैक्चर होगा? जिसमें मोर देन वन फ्रैगमेंट बन जाए, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, अलग अलग यहाँ पे फ्रैगमेंट बन जाते हैं, वो आपका फ्रैक्चर होता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। और यही फ्रैक्चर आपका इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर भी बोला गया है। इसको इंट्रा आर्टिकुलर मतलब क्या है? कि जहाँ पे जॉइंट हो रहा है उस जगह से फ्रैक्चर हुआ है, मतलब जॉइंट के अराउंड, जॉइंट को इन्वॉल्व करते हुए फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर थ्रू द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। और कौन से पोर्शन का? बेस वाला, ये बेस वाला है, वही आपके जॉइंट बना रहा है, इंद्र वाली बोन के साथ में जॉइंट बना रहा है।
तो वही आपका रहेगा, दैट इज द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन एट द फ्रैक्चर इज नोन एज द रोनाल्डोस फ्रैक्शन। सीधे क्वेश्चन है एग्जाम के, डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी ना तो इनमें ज्यादा कुछ साइकोलॉजी लगाना, ना कुछ ज्यादा सोचना, सिंपली वर्ड याद रखना है, मींस याद रखना है, इमेज, तीन चीजें। फ्रैक्चर का नेम क्या है, कौन सी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, इमेज कैसी होती है, इमेज से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डिस्टल रीजन इन्वॉल्व है या आपका प्रोक्सिमल रीजन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये आपका रोनाल्डो फ्रैक्चर हो गया। देन नेक्स्ट आपके सामने दैट इज बॉक्सर फ्रैक्चर, इसको आप अपने हैंड के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। फ्रैक्चर द नेक ऑफ द मेटाकार्पल, बॉक्सर से फ्रैक्चर, बॉक्सर्स में ज्यादातर ये फ्रैक्चर देखने मिलता है, तो आपका कौन सा बन जाएगा, दैट इज हाँ चलिए, तो ये कौन सा बनेगा, फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के नेक का है, बेस का नहीं है, बेस का तो वो कौन सा था हमारा रोनाल्डो फ्रैक्चर। यहाँ पे नेक का है, अपर पोर्शन का, वी कैन से डिस्टल पोर्शन ऑफ द मेटाकार्पल, डिस्टल पोर्शन ऑफ द मेटाकार्पल, डिस्टल वाला ही है, क्योंकि प्रोक्सिमल वाला तो कौन सा रहेगा, ये रहेगा पास वाला, और यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो रहा है इसका, तो वो तो आपका कौन सा था, दैट इज रोनाल्डो फ्रैक्चर। ये आपको याद रखना, स्पेसिफाई करके एग्जाम में पूछ ले तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पे भी आपको याद रखना है कौन सी बोन का किस लेवल में फ्रैक्चर हो रहा है। इसमें बोल रहा हूँ कि इमेज साथ साथ में ड्रॉ कर ले, ताकि आपके माइंड में वो चीज छप जाए कि ये डिस्टल रीजन पे था या प्रोक्सिमल रीजन पे था या इन बिटवीन था, कौन सी जगह एक्चुअल में फ्रैक्चर हो रहा है। हो गया ये नेम लिखे, जस्ट बॉक्सर फ्रैक्चर एंड नेक ऑफ द मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के दो फ्रैक्चर के टाइप्स हमने देख लिए, एक आपके सामने है रोनाल्डो फ्रैक्चर और सेकंड वन इज द बॉक्सर फ्रैक्चर। याद रखिए बच्चों, सारे ही यूनिक है, अलग अलग तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ क्लासिफिकेशन है, जहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं, बस क्लासिफिकेशन का मैंने यहाँ पे ओनली नेम लिया है, क्योंकि अभी तक यहाँ ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन आए नहीं है, आने वाले टाइम में बस नेम से आएगा, और डिटेल से ये जो क्लासिफिकेशन है इनको आप पढ़ते हैं, जैसे डेनिस क्लासिफिकेशन है स्पाइनल फ्रैक्चर, तो स्पाइन का कौन सा पोर्शन फ्रैक्चर हुआ, स्पाइन को जैसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, तो उसमें कौन सा रीजन फ्रैक्चर हुआ है। पहले मेरी बात सुन लो, इनको लिखने के लिए टाइम दे दूंगा आप लोगों को। इस क्लासिफिकेशन जो सीधे क्वेश्चन पूछे जाने लगे आजकल, है ना, तो यहाँ पे चार यूनिक क्लासिफिकेशन आपके सामने। तो डेनिस क्लासिफिकेशन किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली कोरिलेट विद द, तो किसके साथ में रहेगा, दैट इज विद स्पाइन फ्रैक्चर। अब इस क्लासिफिकेशन में होता क्या है, तो थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट दे रहा हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पे कॉमनली स्पाइन जो होती है उसके अलग अलग रीजन को फ्रैक्चर करके डिवाइड कर दिया जाता है कि एंटीरियर स्पाइन के अंदर हुआ, मिडिल में हुआ या पोस्टीरियर स्पाइन में हुआ, उसके अकॉर्डिंग तीनों को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। और कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर है, डेनिस। तो डेनिस क्लासिफिकेशन के अंदर तीन क्लास है, टाइम मिले तो इनको सर्च करके थोड़ा पढ़ ले, बाकी ज्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इनसे क्वेश्चन आया नहीं। आएगा तो पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि सुपरफिशियली पूछे, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा डिटेल से पूछता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अब नेक्स्ट हम क्या पूछे, तो वो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। अभी आप लोगों को नेम मात्र याद रखना है ना। सेकंड हमारे सामने देखिए फ्रैगमेंट क्लासिफिकेशन, फोरआर्म अल्ना और रेडियस का जो फ्रैक्चर होता है, अल्ना और रेडियस में जो फ्रैक्चर को जो हम पढ़ चुके हैं वो फ्रैक्चर नहीं, उसके अलावा अलग फ्रैक्चर कि अल्ना और रेडियस किस तरीके से फ्रैक्चर हो रही है, ओनली अल्ना फ्रैक्चर हुई, रेडियस उसके साथ में फ्रैक्चर होगी, अल्ना का हाफ पोर्शन हुआ, रेडियस का हाफ पोर्शन हुआ, इस तरीके से इसमें पांच क्लासें बन जाती है ना, अलग अलग की अल्ना और रेडियस है, ओनली अल्ना फ्रैक्चर हुई है, अल्ना विद रेडियस फ्रैक्चर हुई है, इसमें भी आपका एपिपाइसिस इन्वॉल्व हुआ, मेटापाइसिस इन्वॉल्व, ऐसे इसकी पांच क्लासें बन जाती है। तो उतना डिटेल अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको हिंट मात्र दे रहा हूं, और ये आपको एक्स्ट्रा थिंग्स है। तो डेनिस क्लासिफिकेशन डायरेक्टली कोरिलेट विद स्पाइनल फ्रैक्चर, स्पाइनल कोड नहीं है, स्पाइन फ्रैक्चर, स्पाइन कर लिया आपने, ये तो आप और कंफ्यूज, स्पाइन फ्रैक्चर। फ्रैगमेंट क्लासिफिकेशन, फोरआर्म अल्ना रेडियस, नियर क्लासिफिकेशन, दैट इज ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन का क्लासिफिकेशन, ह्यूमरस के हेड का बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है कि इसमें भी अलग अलग क्लासें बनती है। तो इसमें भी होता है कि पार्शियली हेड फ्रैक्चर हुआ है, कंप्लीटली हेड फ्रैक्चर हुआ है, डिसलोकेट हो गया पूरी तरीके से, है ना, या फिर ऊपर वाला पोर्शन है नीचे वाले पोर्शन से पूरी तरह से अलग हो गया, लिगामेंट भी अलग हो गया। जैसे जैसे सीवीटी बढ़ती है वैसे वैसे इसके क्लासिफिकेशन और क्लासें बढ़ती रहती है ना। तो वह आपको याद रखना कि नियर्स क्लासिफिकेशन किससे रिलेटेड है, दैट इज विद द ह्यूमरस फ्रैक्चर। गार्डन क्लासिफिकेशन विद द फीमर, गार्डन क्लासिफिकेशन विद द फीमर नेक फ्रैक्चर, फीमर बोन के फ्रैक्चर के साथ में फीमर बोन और फीमर बोन का भी नेक वाला पोर्शन, वी कैन से हेड के जो लोअर वाला पोर्शन की फीमर बोन किस तरीके से फ्रैक्चर हुई है उसको क्लासिफाई करने के लिए। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है बच्चों, जब आप ऑर्थोलॉजी पढ़ते हैं डिटेल से जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है वही बस आपको मात्र याद रखना। तो जैसे स्पेसिफाई करके आपके सामने फ्रैक्चर रिप्रेजेंट किए गए हैं, वैसे ही आपके सामने कुछ क्लासिफिकेशन है, चारों क्लासिफिकेशन को बाय नेम याद रखिए, इतना तो याद रखना ही है ना। बाकी और ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप डिटेल से इनके क्लासिफिकेशन को सर्च करके चीजों को अच्छे से देख सकते हो, लेकिन फिलहाल हमारे हिसाब से ये चीज आपके लिए इनफ है। डेनिस क्लासिफिकेशन विद स्पाइन फ्रैक्चर, फ्रैगमेंट क्लासिफिकेशन विद फोरआर्म, और फोरआर्म में कौन-कौन सी रेडियस और अल्ना आ जाती है आपकी, एंड नियर क्लासिफिकेशन लिखते रहे इनको, अभी लिख सकते हैं आप लोग, ह्यूमरस फ्रैक्चर और गार्ड, ये तो लिख लें, क्योंकि चार क्वेश्चन है, चार स्लाइड है, सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन आपको पता है तो आप बताएंगे, नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे इनको। सीधे आने वाले क्वेश्चन से एग्जाम के, है ना, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनको लिखिए, बार बार थोड़ा रिवाइज करें इनको। ट्रिक भी आप बना सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि गार्डन वर्ड याद रखे, है ना। तो गार्डन, गार्डन में आप लोग घूमने के लिए फ्रैक्चर हो गया फीमर का, घूमने के लिए मेनली कौन रोल प्ले करती है, फीमर, तो उस तरीके से तो गार्डन विद द फीमर। देन नियर को आप याद रख सकते हैं ह्यूमरस के साथ में, है ना, भाई फीमर की तुलना में आपकी जो नियर बोन है वो कौन सी है, ह्यूमरस बोन है, या आपकी आर्म की भी नियर बोन कौन सी है, तो आपकी ये वाली बोन है, दैट इज नियर क्लास में, ऐसे याद रखिए। फ्रैगमेंट में एफ आ रहा है तो एफ के साथ एफ ये हो गया, फोरआर्म हो गया, या फिर तुलना करके कि फार दूर कौन सा है वैसे भी याद कर सकते हैं। ये नियर वाली बोन में फ्रैक्चर है इसलिए नियर क्लासिफिकेशन, ये दूर वाली बोन में फार वाली है इसलिए फ्रैगमेंट और फोरआर्म फ्रैक्चर, ऐसे याद रख ले। और डेनिस, आपकी क्लास में से कोई दिनेश नाम का लड़का है, उसके स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया, दैट इज डेनिस क्लासिफिकेशन। कोई है तो नहीं भाई, चलिए कोई है तो भी नहीं, चलिए कोई है तो भी नहीं हो किसी के, बस याद रखें, है ना। और वो है तो बड़े लकी है कि उनके नेम से चीजें याद की जा रही है ना। चलिए तो ट्रिक ये जो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके की साइकोलॉजी यूज कर रहा हूँ, ये जो एंटरटेनमेंट के थ्रू हम सीखते हैं, ये बड़ी काम की बात होती है बच्चों, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब नियर क्लासिफिकेशन, गार्डन क्लासिफिकेशन तुरंत आपके माइंड में आ जाएगी, यार गार्डन तो सर फीमर की बात कर रहे थे, घूमने से रिलेटेड कुछ बोल रहे थे, गार्डनिंग की कुछ बातें हो रही थी, उस तरीके से चीजें आपकी क्लिक हो जाएगी, और वह एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर एंट्री, नोट सेट के अंदर एंट्री दिला भी सकता है, और वह एक क्वेश्चन आपको बाहर भी कर सकता है। हर एक चीज की वैल्यू समझ के आपको आगे बढ़ना है ना। नंबर चुराना सीखना है बच्चों की, कहाँ से आप नंबर अचीव कर सकते हैं, एक एक नंबर को कहाँ से एड कर सकते हैं। अरे भले ही 70 नंबर आप लेके आओ आउट ऑफ 100, लेकिन वो 70 जो बने हैं, 70 जो नंबर आपके बने हैं वो एक एक नंबर से बने हैं,
है ना। 70 के 70 आपको बल्क में नहीं मिल गए, हर एक नंबर जुड़ा है तब आपके 70 नंबर बने, मतलब एक एक नंबर जुड़ने के बाद में 70 नंबर बने हैं, तो उनकी वैल्यू समझे। और मैं हमेशा पीछे बातें नहीं, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ आप लोगों को कि छोटे क्वेश्चंस की वैल्यू करना भी सीखना है। सिमिलर जो नंबर होते हैं वही आपका बड़ा क्वेश्चन देता है, लेकिन हमारी मेंटलिटी बड़े क्वेश्चंस में ज्यादा रहती है, छोटे क्वेश्चंस को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं या कम टाइम में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। छोटा क्वेश्चन है 60 सेकंड का है तो 60 सेकंड नहीं लगाए उसमें, ठीक है आप उसको पढ़ लेते हैं, 5 सेकंड के अंदर पढ़ सकते हैं, 5 लाइन का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में पढ़ लिया, 5 सेकंड में उसके ऑप्शन पढ़ लिए, 10 सेकंड में आपने पढ़ लिया, और 2 सेकंड के आप तो 1 सेकंड भी नहीं लगाते आंसर देने में, क्लिक किया आगे बढ़ गया तो उसने आपने कर लिया 12 सेकंड के अटेम्प्ट, सेकंड के अंदर अटेम्प्ट कर लिया उसको, रुके उस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दे, कम से कम इस क्वेश्चन में आप लोगों को देना है 30 सेकंड तो देना ही है, बाकी वो देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आप उसमें इतना टाइम देते हैं तो कोशिश करें कि आप उसमें इतना टाइम दें उस क्वेश्चन को, कम से कम छोटा क्वेश्चन है तो 2 से 3 बार, 2 से 3 बार दोनों, टाइम है तो 3 बार, टाइम कम है तो 2 बार ही पढ़े, लेकिन कम से कम 2 मैक्सिमम 3 बार तो उस क्वेश्चन को पढ़े। याद रखिए बच्चों, छोटे क्वेश्चन भी वही नंबर देता है जो आपका 10 लाइन का क्वेश्चन देता है, ऐसा नहीं है कॉलेज की तरह नहीं है कि 60 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स वाले अलग है, ऐसे होता था कॉलेज में तो एकेडमिक सेशन में तो, लेकिन नोट सेट में आप स्टेटमेंट वाला करें, मैचिंग वाला करें, सिमिलर नंबर मिलेगा आपको, एक नंबर ही मिलेगा। और छोटा क्वेश्चन जिसमें ओनली 5 वर्ड लिखे हुए वो भी आपको एक ही नंबर देगा। बारीकियों से इन वास्तविकता को समझे, इन चीजों को जाने कि हकीकत क्या है। और आप में से जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से नहीं, बहुत शानदार तरीके से फील करते हैं कि हमारे बड़े क्वेश्चन गलत नहीं होते, गलत हमारे छोटे ही होते हैं। और आप लोगों के नहीं, मोस्ट ऑफ बच्चों के छोटे क्वेश्चन ही गलत होते हैं, बड़े क्वेश्चन जो अच्छे से आते हैं उनको अटेम्प्ट कर लेते, नहीं आते उनको स्किप कर देते हैं। छोटे क्वेश्चन तो सर मार्क्स तक छोड़ के नहीं आए, नहीं आता है तो भी मक्कड़ बकड़ करके टिक करते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ही है कि बी की सीरीज चलने दो, शुरुआत के 10 क्वेश्चन में बी, अगले 10 क्वेश्चन में ए, ऐसा भी सीरीज अप्लाई करते हैं आप में से कोई? मेरा एक दोस्त है वो करता था एग्जाम के अंदर, हालांकि अभी वो उसने उसका जो फील्ड है वो इसमें इंटरेस्ट ज्यादा था नहीं, उसके बाद एमएससी कर ली, अभी वो पीएचडी कर ली है, लाइफ को अच्छे से जी रहा है, खुद का बिजनेस इतना ज्यादा लोड है नहीं उसको, तो अपना काम भी संभाल रहा है, साथ साथ में पीएचडी भी चल रही है ना, तो बड़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है चीजों को। लेकिन ये ट्रिक होती है कि अभी भी ए अप्लाई कर दिया तो नहीं लगाना चाहिए, बहुत कम काम करता है ना। ये तो ऐसा है कि सर सब कुछ ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल प्रेशर है, एग्जाम में हम अपने आप को एनालाइज करने के लिए आए हैं, ऐसे मजे के लिए, तो वो बात अलग है। जो बच्चे वास्तविकता में एग्जाम देने जा रहे हैं, तुक्का लगाए, उस पर भी हम बात करेंगे लास्ट क्लास में, क्योंकि तुक्का लगाना आना चाहिए बच्चों, क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसी पेज आ जाती है कि हम अटक जाते हैं, तो जो तुक्के होते हैं वही आपको कहीं ना कहीं पार भी लगाते हैं। लेकिन बेस्ट तरीके से कैसे कि तुक्का लगाए उसमें से भी हमारा सर सही हो जाए, है ना भाई। 10 क्वेश्चन है, आपने जो अटेम्प्टिंग है 100 में से जो नॉर्मल नोट सेट की अटेम्प्टिंग हम मानते हैं 80 प्लस अराउंड 85 पे और 75 के बीच में मानी जाती है, 75 टू 85 के बीच में आपकी अटेम्प्टिंग है, और बढ़िया तरीके से आपने सूझबूझ के साथ में पेपर को अटेम्प्ट किया है, तो आप सही क्राइटेरिया में हो, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना, सूझबूझ के साथ में आपने अटेम्प्ट किया तो उसके अंदर अब सर मेरी जो अटेम्प्टिंग है बड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करके गया, मैंने 2 बार 3 बार पहले ऑलरेडी नोट से दे दिया है, 60 ही अटेम्प्ट हुए, खींच के 60 अटेम्प्ट हुए, अब क्या करना। तो 60 अटेम्प्ट हुए तो उसमें से मान के चलना है कि आपके 50 से कम ही नंबर आने वाले हैं, कभी भी उम्मीद नहीं करेगी आपने 100 जो 60 क्वेश्चन है 100% एज इट इज हमारे कोचिंग के 60 क्वेश्चन आगे मान लो ऐसे, उसमें से बच्चों आपको 50 क्वेश्चन ही राइट होंगे, 10 आपके गलत होंगे, मैं बता रहा हूँ एज इट इज आगे, यहाँ की मॉडल पेपर से क्वेश्चन आगे फिर भी 10 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, क्योंकि ये एग्जाम की पॉलिसी है कि अगला उस क्वेश्चन को किस तरीके से मानता है ना। तो अब आपने 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से आपके 10 12 15 गलत हो गए, है ना, तो फिर आपके पास कितने रहे ओनली भाई 15 गलत हो गए, कितने बचे हैं राइट आपके 45, लेकिन नंबर कितने आएंगे आपके 40, एक्जैक्टली 40 नंबर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि 5 आपके माइनस मार्किंग में जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू 1/3, तो 40 से 40 में आप क्वालीफाई भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो उस जगह फिर आपको 10-15 क्वेश्चन में तुक्का लगाना ही है, और वो किस तरीके से लगाएं कि सर कम से कम हमारा जो माइनस के थ्रू जा रहा है वो तो बच जाए, टेढ़ो नहीं हो, लेकिन जो माइनस में जा रहा है एटलीस्ट वो तो बचे। तो वो चीजें हम लास्ट में सीखेंगे, ये तो एक लास्ट पड़ाव होता है ना, जो हमें फॉलो करना होता है। ये नहीं, इसमें कोई खास बातें नहीं है, लेकिन ये तो एक लास्ट पड़ा होता है कि हमने पढ़ ही नहीं रखा है, या पढ़ रखा है तो क्या, तो हम जब आप लोग जाएंगे उस टाइम सीखेंगे, अभी नहीं तो आप अभी से पढ़े छोड़ दोगे, उस तुक्के पे ज्यादा काम करोगे, है ना। चलिए, हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है बच्चों, हर चीज के लिए प्रिपेयर होकर जाना, मेंटली प्रिपेयर होना। मैंने भी ऐसे किया, तो मैं बताता हूँ। हमने जो बटिंडा एम्स का एग्जाम होता है, और बटिंडा एम्स का एग्जाम जो है वो चंडीगढ़ में ही हुआ था, उस टाइम पीजीआई जो बॉडी है उसने करवाया था, बट अभी सेट बन गया, तो इस जितने भी एम्स है उनका एग्जाम अभी फिलहाल दिल्ली एम्स कंडक्ट करता है, वहाँ की जो एग्जामिन बॉडी है वही रेगुलेट करिए। पहले जो बटिंडा एम्स का मैंने एग्जाम दिया था, जो फर्स्ट वैकेंसी आई थी, जैसे एम्स बना उसके बाद फर्स्ट वैकेंसी आई थी, और वो जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें माइनस मार्किंग जो थी 1/4 थी, 1/4, है ना। और जब 1/4 माइनस मार्किंग होती है तो जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मेरा ये मानना है जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो अटेम्प्ट करना। ऐसे क्वेश्चन की सर बिल्कुल नहीं पता तो ठीक है, उनको तो छोड़ना ही है। मैंने उसमें आउट ऑफ 198 अटेम्प्ट किए थे, मेरे को अभी भी याद है। और जो 2 मैंने छोड़े थे वो थे मेरे हिस्ट्री के, मतलब उसने 20% डाला, ऐसी हिस्ट्री कुछ युद्ध के बारे में पूछ रखा था, तो उस युद्ध में मैं नहीं था तो मेरे को नहीं पता था मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैंने वो दोनों छोड़ दिए। बाकी 98 अटेम्प्ट किए, उसमें से मैं बता रहा हूँ वास्तव में 78 है, मेरी 14 रैंक थी वहाँ पे, तो 78 नंबर मेरे को उसमें से मिले, तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंट आया कि हम चीजों को अगर थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से तुक्का मारते हैं, एनालाइज करके पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेटर आपको रिजल्ट देके जाता है ना। तो ये चीजें भी हम जानेंगे साथ साथ में, लेकिन याद रखिए बच्चों, माइनस मार्किंग आपकी 1/3 है, बहुत ही गंदी लेवल की माइनस मार्किंग होती है 1/3, वेस्ट लेवल की होती है 1/3, है ना, कि आप जा रहे हैं जाते जाते पैर को पकड़ के वापस कैसे खींच लेती है, उस लेवल की माइनस मार्किंग है 1/3 माइनस, बड़ी डेंजरस लेवल की है, इसके साथ में भी आपको हैंडल करना सिखाया जाएगा। फिलहाल आपको डेनिस क्लासिफिकेशन और फ्रैंकमैन नियर क्लासिफिकेशन गार्डन क्लासिफिकेशन को याद करने की जरूरत है, बाकी ये तो जो एग्जाम की बातें हैं एट द टाइम ऑफ द एग्जाम हम डिस्कस करेंगे, आज हम कर लेंगे तो आपकी कॉपी में कुछ घुसने वाला है नहीं, फिर आप भूल जाओगे, है ना, तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। चलिए, और आपके सामने ब्लड प्रेशर, ये क्वेश्चन, ये इमेज एग्जाम में आई हुई है, याद रखिए ब्लड प्रेशर ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी ऑफ द ऑर्बिटल फ्लो ऑफ द मीडियल वॉल दैट टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ द ब्लंट ऑब्जेक्ट लार्जर देन द ऑर्बिटल अपर्चर। ऑर्बिट का प्रेशर है, और ऑर्बिट में भी किसका, ऑर्बिट के फ्लोर वाले पोर्शन का, और ये कौन सी बॉन्ड टूटी है, कौन सी बॉन्ड है ये, कौन सी है, कौन सी बॉन्ड है, लिखने में लग गए, कौन सी बॉन्ड टूटी है इसमें, जाइगोमेटिक बॉन्ड। मतलब हद है यार, इतना अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है और इतना कंफ्यूज का, मतलब कैसे कंफ्यूजन कैसे हो सकता है आप लोगों को। यहाँ पे ये आपका जाइगोमेटिक है, ये जो पोर्शन वो मैक्सिला बनाती है, और ये जो एमेंडिबल है अपर जो आपका मैक्सिला है, तो ये इनर वाला पोर्शन ही है ना भाई, ये वाला है यहाँ पे, तो ये कौन सा है, ऑब्वियसली मैक्सिला बोन है। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल आप बोले, लेकिन मतलब
कंफ्यूजन सबसे इजी जो बोन्स है वो यही है, बाकी टिपिकल लेवल के जो हमने बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ा वो तो मेरे को पता है कि मुश्किल है भी आप लोगों के लिए, रिवाइज नहीं करोगे तो बच्चों भूल जाओगे चीजों को। यही तो क्वेश्चन बचते हैं यार, क्वेश्चन कैसे, अब हमने ऑर्बिट को कितने अच्छे से पढ़ा था, 7 बोन थी उसमें, 3 बोन आपकी किसकी थी, 3 क्रेनियल बोन थी और 4 फेशियल बोन थी, बहुत शानदार तरीके से, और ट्रिक क्या बताई थी, गुड, बहुत शानदार, सेप प्लाज्म एस ई एफ, सेप प्लाज्म पी एल एस एम, तो जेड है ना, तो सेप प्लाज्म करके 7 बोन हमने वहां पे डिस्कस किया, कितना शानदार तरीके से देखा था, बताया था कि ऑर्बिट का फ्लोर कौन बनाता है, ऊपर पोर्शन कौन बनाता है, इनमें तो हमारा टाइम क्या था वो सर, फिर भी आप लोग इतना नहीं करे तो भाई भी उस टाइम को कोई मतलब है नहीं है, ऐसा नहीं करे बच्चों, एटलीस्ट लोकेशन लैंडमार्क के थ्रू तो बताया कि कौन से बोन है, ब्लॉड फ्रैक्चर तो ये आपको याद रखना, ऑर्बिट का फ्रैक्चर है और कौन से पोर्शन का, दैट इज फ्लोर, और फ्लोर कौन से बनाती है, फ्लोर और मीडियल फ्लोर, फ्लोर में भी मीडियल पोर्शन है, दैट इज द मैक्सिलरी फ्रैक्चर, ब्लो आउट फ्रैक्चर, ये मेंशन करना है, ऑर्बिट लिखना है और ऑर्बिटल अपरेटर लिखना है, बस फ्लोर का लिखना है, ज्यादा कहानी नहीं लिखे, ये इमेज बना ले, जैसे भी आप इमेज बना सकते हैं, एक सुंदर सी आंख बना के नीचे और एक गोला बना ले, अंदर नाक की तरफ नोज वाला पोर्शन बनाए, तभी तो पता चलेगा कि मीडियल है या लेटरल है, तो नोज की तरफ बनाएगी तो ये मीडियल वाला है, बाहर की तरफ तो लेटरल हो जाए, वो आपका जाइगोमेटिक बोन बनाती है। चलिए मैं लिखने के लिए ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, बस ये फ्रैक्चर आपको याद रखना, ब्लो आउट है ना, तो ब्लो आउट फ्रैक्चर और रिलेट विद द ब्लॉड फ्रैक्चर रिलेट विद द आई ऑर्बिट, बी से याद रखिए आई बॉल, बॉल है ना आपकी बॉल, आई बॉल, इस तरीके से याद रखिए कि ये जो फ्रैक्चर होता है उसके बाद आपकी आई बॉल अच्छे से दिख रही है, बाहर आने की कोशिश कर रही है ना, तो बी से याद रखिए ब्लॉड फ्रैक्चर रिलेट विद द आई बॉल दैट आर लोकेटेड इन द ऑर्बिट कैविटी, कैसे भी आप याद रख सकते हैं, याद रखें। चलिए नेक्स्ट हम वो करते हैं फ्रैक्चर के मैनेजमेंट की तरफ, चलिए ज्यादा सब कुछ नहीं लिखे, इज आर दैट वेट इतना नहीं लिखना है, मैनेजमेंट नेक्स्ट हमने पहुंचना है फ्रैक्चर का मैनेजमेंट, फ्रैक्चर को मैनेजमेंट को यूनिक तरीके से हम डिस्कस करेंगे, और यूनिक तरीके से मैनेजमेंट के जो प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस आते हैं वो तो मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया था, है ना, कि मतलब बताया था कि इमोबिलाइज करना है, और अगर ओपन फ्रैक्चर है तो उसको स्टाइल कपड़े से आपको कवर रखना है, जो भी आपके सामने स्टाइल थिंग्स है उसे, या अगर पे स्टाइल चीज नहीं हो तो नीट एंड जो क्लीन है ना, उसे आप उसको कवर कर सकते हैं, ये दो प्रायोरिटी है, इसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी और किस टाइप से बनता है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने छोटा सा, पहले क्वेश्चन को पढ़े उसके बाद में आंसर बताने की कोशिश करें कि क्या राइट आंसर रहेगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर बताए, है ना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर बताए क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, पहले पहले जो लाइन है और उसका पहला वर्ड है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ना, तो आराम से पढ़े आंसर बताए, क्या है, ये एक्चुअल में नोट सेट के क्वेश्चन है बच्चों, जो आप में से काफी बच्चों को लगता है सर प्रायोरिटी बेसिस के क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, है ना, एनाटॉमी में इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपका फ्रैक्चर का मैनेजमेंट है, ये एक्जैक्टली आपके एग्जाम के क्वेश्चन है नोट सेट के मेंस के, तो अभी आपको लगभग चारों एक जैसे लग रहे हैं, है ना, चारों ही लगभग आंसर लग रहा है, हाँ, तो आपको थोड़ा टाइम लेके सोचना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या गया, 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, हैज एक्सीडेंटली, पेशेंट है ऑलरेडी मतलब हॉस्पिटल के अंदर कहीं एडमिट है ना, एंड ये हैज एक्सीडेंटली फॉल व्हाइल गोइंग टू द बाथरूम विदाउट असिस्टेंट, 60 साल के बाबा जी थे बिना असिस्टेंस के, मतलब छड़ी वगैरह कुछ नहीं लेके गए, ऐसे वॉशरूम के अंदर जाने लगे, और ये कहानी बना के आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया गया, तो उस कहानी को भी समझते रहना ताकि चीजें क्लियर हो जाए, विदाउट एनी असिस्टेंट इट अपीयर्स द पेशेंट हैज सस्टेन्ड अ बोन फ्रैक्चर टू द लेफ्ट लेग, नहीं एक लाइन मिस है इसके अंदर बच्चों, तो भी हाँ, एक लाइन यहाँ पे मिस है, और दैट लाइन इज fall while going to bathroom without assistant it appears the patient has sustained a bone fracture to the लेफ्ट लॉक, सही है भाई, एक्सीडेंटल जो है ना वो फॉल पहले आ गया, लाइन मिस नहीं है बच्चों, ये जो वर्ड है ये पहले आ गया, ये वाला है ना, तो आप जिसके साथ यस बोल रहे हैं कुछ नो बोल रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर एंड डिफाइन है, क्वेश्चन को समझे कि 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है एक्सीडेंटली फॉल, जब वो चल रहे जा रहे थे बाथरूम में, फॉल पहले लिख दिया, मैं सोच रहा हूं कि फॉल वर्ड है नहीं इसमें, तो एक्सीडेंटली फॉल व्हाइल गोइंग टू द बाथरूम विदाउट असिस्टेंट, जब वॉशरूम जा रहे थे तब वो गिर गए थे एक्सीडेंटली, जब क्योंकि उनके पास कोई एक्सीडेंट नहीं था, इट अपीयर्स द पेशेंट हैज सस्टेन्ड बोन फ्रैक्चर टू द लेफ्ट लेग, ऐसा लग रहा है, सस्टेन आप कर रहे हैं ना, लग रहा है नॉट श्योर, ऐसा लग रहा है आप सस्टेन कर रहे हैं कि पेशेंट को लेफ्ट लेग के अंदर, पेशेंट को लेफ्ट लेग के अंदर कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हुआ है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, द लेग से शेप इज डिफॉर्म एंड द पेशेंट इज अनेबल टू मूव, जो लेग का शेप है वो चेंज हो गया, मतलब बोन है वो डिस्प्लेस हुई होगी, या इंटरनल जो फ्रैक्चर हुआ होगा, बाहर बोन आई नहीं है, ऐसा कहीं जिक्र कर नहीं रखा है कि बोन बाहर की तरफ दिख रही है, लेकिन जो लेग का शेप है वो शेप इनका चेंज हो गया, यूजुअली ऐसा है, हो सकता है कि यहाँ से कुछ डिफॉर्मिटी बन गई, यहाँ से बोन टूट के बाहर की तरफ आ गई, ओल्ड एज है, तो लेग का शेप उनका बिगड़ गया है गिरने के बाद, इनेबल टू द मूव इट, अब वो चल नहीं पा रहे हैं, अब वो उसको हिला भी नहीं पा रहे हैं, द पेशेंट इज अलर्ट एंड ओरिएंटेड बट इन द पेन, पेशेंट अलर्ट है ओरिएंटेड है, उसको पता है कि वो मौसम में जा रहे थे वहां पे गिर गए, अलर्ट है कॉन्शियस है, सब कुछ ठीक है, व्हाट विल यू डू फर्स्ट आफ्टर कंफर्मिंग द पेशेंट सेफ एंड स्टेबल, एक वर्ड लिखा हुआ आफ्टर, आपने कंफर्म कर लिया कि पेशेंट सेफ और स्टेबल है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, सेफ और स्टेबल इन द सेंस कि पेशेंट जहां गिरा है वहीं पर वो पड़ा है, और आपने उसको स्टेबल नहीं किया, तो सेकंड फ्रैक्चर किसका होगा आपका, क्योंकि वॉशरूम में गए तो हो सकता है कि वहां पे स्लिप हो गया पेशेंट, तो पहले उसको सेफ प्लेस में करना है पेशेंट को, है ना, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया है कि पेशेंट सेफ है, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को वापस से और फ्रैक्चर हो जाए, आप खड़ा करो वापस स्लिप हो जाए तो एक पेज जो सेफ था वो भी टूट जाए, पहले लेफ्ट लेग का था दूसरा राइट का भी टूट गया, तो पहले उसको सेव करना, पेशेंट को सेव करने के बाद में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, व्हाट विल यू डू फर्स्ट आफ्टर द कंफर्मिंग द पेशेंट इज सेफ एंड स्टेबल, पेशेंट सेफ है और स्टेबल, उसके बाद में आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, अप्लाई एन आइस पैक कवर विद द टॉवल टू द साइड, आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कवर टू द साइड, यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर का कहीं जिक्र नहीं है, पहली बात तो है ना, और प्रायोरिटी पूछी गई है सेफ्टी और स्टेबिलिटी देखने के बाद में, तो अगर इससे बढ़िया प्रायोरिटी नहीं है तो हो सकता है ये भी ऑप्शन हो, लेकिन अभी इसको हम ना तो राइट मानेंगे ना रॉन्ग मानेंगे, ये क्राइटेरिया है कि आप जज इमीडिएटली कर देते हो कि सर ये गलत है और ये सही है, जब तक आप कंपेयर नहीं करते हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है तो वो आंसर रहेगा, अगर अदर ऑप्शन में इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है तो मैं इसी को आंसर मानूंगा, तो डायरेक्टली डिसाइड नहीं करना है, इस एक क्वेश्चन के साथ में और चीजें सीखे कि डायरेक्टली हाथों डिसाइड नहीं करना है, ये तो आंसर नहीं होगा, कुछ कुछ चीजें होती है डायरेक्ट आंसर नहीं बनती है, लेकिन इसमें आपको लग रहा है कि इसको प्रायोरिटी दे भी सकते हैं, अगर इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर इससे बेस्ट ऑप्शन है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, इसलिए हमें चारों को पढ़ने की जरूरत है, डी पढ़ते हैं, एलिवेट द एक्सट्रीमिटी अबव द हार्ट लेवल, इसका कोई सेंस है नहीं, उसको लेवल पर ही रखना, अबव द हार्ट लेवल क्यों करेंगे, हाँ, अगर यहाँ पे ब्लीडिंग की बात की गई होती है, ओपन फ्रैक्चर है
ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे हम करते हैं उसको ऊपर उठाते हैं ताकि ड्रेनेज की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो, हेमरेजिक स्ट्रोक में पेशेंट जा सकता है, तो वो हम करते हैं। लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे ये भी हमारा बेस्ट नहीं बन रहा है। सी बोल रहा है एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, पेन मेडिकेशन आप देंगे कोई अभी प्रिस्क्रिप्शन है नहीं, या फिर पेन मेडिकेशन देने से पहले और हमारा ऑप्शन है क्या, तो बी बोल रहा है इमोबिलाइज द फ्रैक्चर विद द स्प्लिंट, सबसे शानदार ऑप्शन है ना। आपको आपने सस्टेन किया है, जरूरी नहीं है कि फ्रैक्चर हुआ ही है। अगर आप उसको इमोबिलाइज नहीं करते हैं, है ना, अगर आप उसको इमोबिलाइज नहीं करते हैं तो वो फ्रैक्चर हो सकता है, या उसको पार्शियल फ्रैक्चर हुआ है, और अगर आप स्प्लिंट लगा के उसको इमोबिलाइज नहीं करते हैं तो वो कंप्लीट फ्रैक्चर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे कि उस पार्ट को जो टूटा है, टूटा है मतलब हम सस्पेक्ट करें, हम नहीं बोल सकते कि टूटा है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं जो लग रहा है कि फ्रैक्चर हुआ है, उस पार्ट को आप क्या करेंगे, इमोबिलाइज। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका यही है एज कंपेयर टू ए सी एंड डी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है चीज। तो वर्ड को पकड़ना है किस तरीके से क्वेश्चन में मेंशन करके है, डाटा आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है किसके बाद में, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी के बाद में, और आपका सस्टेन वर्ड लिखा हुआ है, तो इन सबके थ्रू आपको एक व्यू बनाना है, देन उसके बाद में आप लोगों को आंसर बताना है। बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। क्लियर है। हाँ बिल्कुल होता है, तो वो हम और डिटेल से फेट एम्बोल, अभी देखिए वो जो आप बता रहे हैं कि फेट एम्बोलिज्म है वो आपके फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशंस में होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे अभी पेशेंट बाथरूम में गिरा हुआ है ना, अभी उसको सेफ एंड स्टेबल कर दिया, तो अब वहाँ पे इतना आगे सोचने के बजाय कि इसको फेट एम्बोलिज्म हो या इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो, कुछ और कंडीशन नहीं, उसके बजाय हम सोचेंगे कि जो बोन है वो ज्यादा और नहीं टूटे ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्लैरिटी देंगे। बाकी फेट एम्बोलिज्म वगैरह है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, जो कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं आपके फ्रैक्चर के ही। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर ये जो खास है, दोनों बातें अलग से लिखी है कि इमोबिलाइज अफेक्टेड एक्शन विद द कास्ट और स्प्लिन। अब आप घर पे हैं, स्प्लिन होगा नहीं, तो स्प्लिन किसका बना सकते हैं, किसी भी थिंग्स का जो थोड़ी हार्ड है ना, जो सपोर्ट कर सकती है आपकी बोन को। जैसे यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो किसी भी ऐसी हार्ड मटेरियल का यहाँ पे लगा देंगे और उसको फिक्स कर देंगे, बांध देंगे, तो वो क्या है, अरे वो स्प्लिन ही है, वो क्या है, स्प्लिन ही है। तो वो आप बना सकते हैं, अगर रोड साइड एक्सीडेंट कहीं दिखा है, कहीं मिला है आपको, वैसा क्वेश्चन आता है कभी, तो स्प्लिन आप अप्लाई करेंगे, कास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इमोबिलाइज करने के लिए। असेस द न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस ऑफ द एक्सट्रीमिटी, जो कि आपको करना है न्यूरोवेस्कुलर, कल मैंने आपको बताया कैसे असेस करना है, तो वो दोनों आपको चेक करना है कि कितना प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट नहीं है, हेमरेजिक है या नहीं है ना। देन नोट लगा लिखा है इन केस ऑफ द कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है, ओपन फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर आल्सो नोन एज द ओपन फ्रैक्चर, और यही पे लिखा हुआ कि इन केस ऑफ द कंपाउंड फ्रैक्चर कवर द वुंड विद स्टेराइल ड्रेसिंग। ये खास बात है आपके ओपन फ्रैक्चर से रिलेटेड, कंपाउंड फ्रैक्चर उसका दूसरा नाम लिखा हुआ। तो दोनों प्रायोरिटी आपको डिसाइड करके चलना है कि क्वेश्चन में कैसा पूछा गया है ना। अगर आपको क्वेश्चन में देगा ओपन फ्रैक्चर है तो उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देना है, और अगर डायरेक्टली पूछा गया है कि आपका क्लोज फ्रैक्चर है या कुछ मेंशन नहीं कर रखा है तो आपको क्या बताना है कि इसको इमोबिलाइज करना है। कुछ भी नहीं दिया ना, तो सर ओपन देर का ना क्लोज देर का, फिर आपको इसकी तरफ जाना है, वहाँ पे अननेसेसरी आपको ओपन फ्रैक्चर की तरफ नहीं जाना, ये सिंपली आपको याद रखना। तो दोनों थिंग्स है, क्लियर रखे, इमोबिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, ये इमोबिलाइजेशन वर्ड को और स्टेराइल ड्रेसिंग स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, इन्फेक्टेड नहीं हो, ये आपके मैनेजमेंट का खास पोर्शन बनता है ना। पूरा मैनेजमेंट आप जानो नहीं जानो, ये दो चीज आपको जानना है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी थी, वो दो लाइन से क्वेश्चन आया था, इन दोनों लाइन से ही क्वेश्चन आया था। दो थिंग्स है, पहला आपको क्या करना है, वहाँ पे मोबिलिटी है तो उसको इमोबिलाइज करना है, और दूसरा एक जो मेन मैनेजमेंट का पोर्शन है दैट इज द स्टेराइल कवरिंग, स्टेराइल ड्रेसिंग आपको मेंटेन करना है। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन, है ना। रिडक्शन क्या नहीं, आप जो नोट्स है मैं आपको दे दूंगा, सारी थ्योरी लिखने का टाइम नहीं है, मैंने दो वर्ड बोले हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ओनली स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, दो वर्ड बोले हैं, ओनली दोनों वर्ड लिखे, इमोबिलाइजेशन एंड सेकंड इज द स्टेराइल ड्रेसिंग, बस वही लिखना है। क्यों अननेसेसरी इज आर देयर, सारा सब कुछ लिखना है जैसे सेंटेंस के रूप में। नोट से लेवल की सोच रखे बच्चों, है ना, एकेडमिक सेशन की सोच से काम नहीं चलेगा, पिछड़ जाओगे, है ना। हम यहाँ पे आपको चीजें दे रहे हैं, उस तरीके से चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। वास्तविकता है बच्चों, नोट्स लिखने में रहोगे मुश्किलें बनेगी, है ना? जो चीजें हैं उनको लिखें, एड ऑन करें, नोट्स ऑलरेडी आप लोगों के पास बहुत सारे हैं। रिडक्शन, रिडक्शन मींस क्या है, वीकेंड से बिल्कुल, रिडक्शन यानी रीअलाइनमेंट कि बोन आपकी, देखिए रिडक्शन दोनों चीज के लिए है, अगर डिसलोकेशन हो गया उसके लिए भी है, और आपका फ्रैक्चर हो गया है उसके लिए भी है ना। ये एक्सपर्टीज ही करता है, अगर आप एक्सपर्टीज हो जाते हैं या हेल्थ केयर सेक्टर में है, या आपने ये चीज गांव में भी देखी होगी, है ना, कि जैसे कहीं फ्रैक्चर होता है, इमीडिएटली आपको लगा कि यहाँ की हड्डी हड्डी टकने की हड्डी स्टॉप हो गई या ये कंधे खुल गई, तो वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि हालांकि गांव में आपने देखा है तो वो भी कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके पास भले डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन एक्सपीरियंस तो गेन किया ना भाई। एक्सपीरियंस के थ्रू एक्जेक्टली वो फिजियोथेरेपिस्ट है, पढ़े नहीं, उनको नहीं पता है कि ये पटेला है, इनको नहीं पता है कि ये बोन है, लेकिन वो अच्छे से काम करेंगे आपके फिजियोथेरेपी के जो डॉक्यूमेंटेशन वाले हैं उनकी तरह बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया। तो आप देखोगे कि वो बोन को वापस रीलाइन कर देते हैं, है ना, बोन को वापस रीपोस्चर कर देते हैं, उसी प्रोसीजर को हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। कि बोन का अलाइनमेंट बनाना, डेफिनेशन में लिखा है कि रिस्टोर द बोन टू प्रॉपर अलाइनमेंट। जो बोन थी वो दोनों में फॉलो कर रहे हैं, फ्रैक्चर के अंदर भी पहले इसको नहीं देखे, ओनली इन्हीं को देखे, दोनों में फॉलो कर रहे हैं, आइदर दे आर फ्रैक्चर और दे आर डिसलोकेशन। एग्जांपल बनाता हूं इमेज के थ्रू, ये एक बोन है, इस तरीके से एक बोन बनी हुई है, और ये जो बोन है वो यहाँ से फ्रैक्चर होकर इस तरह बाहर आ गई, हल्की सी, मतलब बात दिख नहीं रही है लेकिन बाहर आ गई इस तरीके से, इस तरीके से टूट गई, है ना। तो यहाँ पे इस साइड के पोर्शन को, इस साइड के पोर्शन को पकड़ के एक्सपर्ट जो हॉस्पिटल में होते हैं, ये डॉक्टर जो आपके बोन से रिलेटेड जो, हाँ ऑर्थोलॉजिस्ट है, या जिन्होंने स्पेसिफिक किसी कोर्स के अंदर डिग्री करके वही इनको करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे होते हैं, तो उनको पकड़ के समझ लीजिए, इसको पकड़ के वापस पोजीशन पे लेके आना, इस बोन को वापस पोजीशन पे लेके आना, और ये जो बोन इस तरीके से वापस रीपोजिशन होगी, ये जो फ्रैक्चर पोर्शन है ये इसके सामने आ गया वापस इस तरीके से, है ना, ये जो फ्रैक्चर पोर्शन है वापस इस तरीके से आ गया, तो यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया, रीअलाइनमेंट हो गया, ये तो आपका हो गया फ्रैक्चर का। दूसरा है जैसे अभी हमने देखा था जो आपकी ये टीबिया है, ये आपकी टीबिया है, यहाँ पे जो है आपकी फिबुला है, यहाँ पे जो आपकी फिबुला इस तरीके से इसके पास में, ये नॉर्मल अलाइनमेंट है, कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ है उसकी वजह से ये जो टीबिया है, टीबिया इस तरीके से यहाँ पे है, ये बड़ी बोन बना हुआ है इस तरीके से, और ये छोटी वाली जो बोन है वो इस तरीके से यहाँ से डिसलोकेट हो गई, है ना, इस तरीके से यहाँ पे डिसलोकेट होगी, तो इसको भी रियलाइन करने के लिए, है ना, कॉमनली जो होता है वो आपके जॉइंट में जो आपका पटेला वाली होती है, हिप बोन होती है, समटाइम जो पैर होते हैं वो इधर से उधर घूम जाते हैं, तो उनको पकड़ के वापस पोजीशन में ले आते हैं, आपका शोल्डर डिसलोकेशन होता है, उस केसेस के अंदर ये चीजें बोल होती है। तो इसको यहाँ से जैसे ये नॉर्मली आप इंपेक्टेड जो बोन है या इंपेक्टेड जो पार्ट वही हो गया, यहाँ से वापस यहाँ पे लाना, ये नॉर्मल एनाटॉमी होगी, तो इंपेक्टेड से नॉर्मल की तरफ लेके आना क्या कहला रहा आपका रिडक्शन, रीअलाइनमेंट करना, वापस उसका प्रॉपर अलाइनमेंट करना, अलाइनमेंट को स्टोर करना, जो बोन है उसकी एक्जेक्ट लोकेशन है उस जगह लेके आना, इज नोन एज रिडक्शन। दो तरीके से बेसिकली एक जो बोन है टूटी है और उसको आप बाहर से स्किन उसकी इंटेक्ट है,
दोनों में फॉलो हो सकता है, ओपन में भी और क्लोज में भी, लेकिन सिंपली याद रखिए कि उसकी स्किन इंटैक्ट है या ओपन है जो भी है, बाहर से पकड़ के आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसके लिए फिर सर्जिकल प्रोसीजर की जाती है, कट लगा के बोन का पोर्शन से अरेंज करके सर्जरी करके प्रॉपर उसको फिक्स करना। वो आपका कौन सा बन जाएगा, दैट इज द ओपन रिडक्शन, कि आपने सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं मेंटेन करते हैं चीजों को, तो उन्होंने प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू बोन को वापस से रीपोजिशन किया है, बोन को वापस से रीअलाइन किया है, रीस्टोर किया है उसकी पोजीशन को, तो वह आपका क्या बनेगा, दैट इज द ओपन। ओपन मतलब सर्जरी के थ्रू, और डायरेक्टली आप कर रहे हैं, मैनुअली आप कर रहे हैं, विदाउट इन्वेजिव प्रोसीजर आप कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द क्लोज रिडक्शन। दोनों क्लियर है? और जो गांव में आप कॉमनली करते हैं या देखते हैं, आप में से भी कोई हो सकता है, तो वो कौन सी होती है, क्लोज रिडक्शन। कौन सी रहेगी, क्लोज, क्योंकि वहां पे भी इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं बैठे हो, वो ऐसे ही करेंगे, उसकी इंटेक्ट है, वो मैनुअली ही करेंगे, वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट कोई इक्विपमेंट को लेके वो आपकी रीअलाइनमेंट की प्रोसीजर को नहीं करते, दैट इज नोन एज क्लोज रिडक्शन। तो वर्ड से मींस आपको याद रखना है, इसकी पूरी थ्योरी आपके सामने इतना डिटेल से है नहीं, बस ये आपको रिडक्शन का मींस जानना है, क्लोज रिडक्शन क्या होता है और ओपन रिडक्शन क्या होता है, ये बस आपको याद रखना है। इसमें इतना आप लिख सकते हैं, जो क्लोज रिडक्शन होता है ये आपका नॉन इन्वेजिव होता है ना, ये आपका नॉन इन्वेजिव होता है, और इसको हम किस तरीके से बोल देते हैं कि ये मैनुअल होता है, ये मैनुअल प्रोसीजर होती है, लेकिन ये जो होता है इन्वेजिव इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर होती है, इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर, इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर होती है, ये आपको याद रखना है। दोनों बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट, कुछ भी डाउट नहीं, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, देन उनके वर्ड के बारे में जानना, दैट्स इट। हो गया ये? तो ये आपका हो जाता है रिडक्शन। नाउ एक और अपना इसी तरीके से, दैट इज है ट्रैक्शन, क्योंकि तीन वर्ड है जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, एक है आपके सामने रिडक्शन, दूसरा बनता है ट्रैक्शन, है ना, दूसरा बनता है ट्रैक्शन, और एक और बनता है, दैट इज ये सेकंड हो गया, थर्ड वन बनता है आपका फिक्सेशन, एक और बनता है आपका फिक्सेशन। तीन जो वर्ड बनते हैं, रिडक्शन, ट्रैक्शन और फिक्सेशन, लगभग सिमिलर ही है, और तीनों के अगर अल्टीमेट पर्पस की बात करें, तो पर्पस इनका है कि जो बोन है फ्रैक्चर होने से पहले जिस शेप में थी उसी शेप में वो वापस आ जाए, उसी तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बन जाए। समझ पा रहे हैं कि जिस शेप में वो पहले थी बिफोर द हैपनिंग ऑफ द फ्रैक्चर, उसी शेप के अंदर वो वापस आए। इन तीनों का अल्टीमेट वही पर्पस है, लेकिन तीनों के जो वे ऑफ हैंडलिंग है ना, तो वो अलग अलग है। रिडक्शन जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, सिमिलर ट्रैक्शन है, इसमें प्रेशर अप्लाई करके बोन को रीअलाइन किया जाता है ना, बेसिकली प्रेशर अप्लाई करके बोन को एक जगह रखा जाता है। इसके अंदर हम दो टाइप के ट्रैक्शन पढ़ते हैं, स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटल ट्रैक्शन। वर्ड से मींस है कि जो ट्रैक्शन लगा रखा है वो स्किन वाले एरिया पर ही है, बाहर की तरफ ही है ना, तो बाहर की तरफ दैट इज स्किन ट्रैक्शन, है ना। और अगर प्रिक करके बोन के साथ में, है ना, आपने देखा होगा कभी आप गए हॉस्पिटल में या किसी कैसा हुआ है, तो बोन के अंदर पिन लगा के, जिसमें पिन साइड इन्फेक्शन को आपको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना होता है, ये नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी बनती है। अगर वहां पे इंटरनल सॉरी जो आपका स्केलेटल फिक्सेशन हुआ है ना, जो आपका स्केलेटल नॉट फिक्सेशन ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन आपने लगाया यानी बोन के अंदर पिन लगा के फिक्स कर रखा है, तो वहां पे सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होने की और पिन साइड इन्फेक्शन होने की सबसे ज्यादा संभावना और चांसेस रहते हैं। वहां पे आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि उस साइड को बार-बार आपको मॉनिटर करते रहना। तो स्केलेटल मींस क्या है कि वहां पे बोन इन्वॉल्व हो रही है, इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, सिंपली इसके एग्जांपल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू याद रखिए। एक फुट ये है और दूसरा फुट आपका ये है ना। इस फुट पे आपने जो ट्रैक्शन लगा रखा है, सिंपली आपने स्किन के अराउंड रेप कर रखा है, ऐसे लपेट के, और ये आपने पुली यहाँ पे डाल दी है, और ये सैंड बैग वगैरह जो भी वेट के अकॉर्डिंग जितना फ्रैक्चर हुआ है जो भी है, ये वो स्किन के ऊपर ही है, तो ये कौन सा बन गया आपका स्किन ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे जो बोन है, जैसे ये आपकी टीबिया बोन है, और यहाँ पे ये पिन यहाँ पे डाल दी, एक पिन यहाँ पे डाल दी, एक पिन यहाँ पे, फिर ये पिन इस बोन के अंदर, छोटी छोटी पिन होती है हालांकि, और इस पिन के साथ में इस तरीके से जोड़ के फिर यहाँ पे ट्रैक्शन लगाया जाता है, तो वह कौन सा बन जाता है, स्केलेटल ट्रैक्शन। समझ गए दोनों में डिफरेंशिएशन। मेन थिंग्स क्या है कि ये जो होता है उसके अंदर बोन की जो डिफॉर्मिटी है वो बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट पैर हिला सकता है, पैर हिल भी सकता है, और हिल गया तो वो स्किन के अराउंड ही है, तो उसके इन बिटवीन मूवमेंट हो सकता है, जैसे मूवमेंट हुआ तो जहां पे बोन को जुड़ना चाहिए, भाई जैसे ये बोन है और इसके साथ ऐसे जुड़नी चाहिए, हल्का सा भी हिल गया तो ये बोन इस तरीके से चली गई, अब यहाँ पे फिक्सेशन हो सकता है, यूजुअली यहाँ पे होना चाहिए था, और वो बोन अगर आप पैर का मूवमेंट हल्का सा भी होगा इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जो स्केलेटल फिक्सेशन है सबसे बढ़िया चीज है, जो बढ़िया चीजें होती है उनके खुद के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, जो बढ़िया चीज होती है, बात खास है बच्चों, जो बढ़िया चीज होती है उनके खुद के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आप नोट सेट के लिए जा रहे हैं, कुछ और नहीं सोचे दिमाग के अंदर, आप नोट सेट के लिए जा रहे हैं, तो नोट सेट को अचीव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है एज कंपेयर टू अदर लेवल ऑफ एग्जाम। जैसे आपके स्टेट लेवल का हो गया या आपके काउंटी लेवल की जो वैकेंसीज आती है, और डोंट माइंड सीएचओ की जो वैकेंसी आती है, हालांकि वो भी हाईलाइटेड हो रहा है आजकल, तो है ना, उनमें आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन नोट सेट की तरफ जाना है बच्चों तो उसके अलग चैलेंजेस है, उसके लिए अलग मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन है बेस्ट आपका नोट सेट, है बेस्ट आपका एम्स, है ना। तो सिमिलरली है कि बेस्ट तो ये है, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है कि यहाँ पे आप बोन को फ्रैक्चर मतलब बोन के अंदर पिन वाली जो पोस्टर है वो आप बना रहे हैं, पिन वहाँ पे बना रहे हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे स्किन का जो बैरियर है उसको आप अल्टर कर रहे हैं, वहाँ से इन्फेक्शन के लिए एंट्री आप क्रिएट कर रहे हैं, और स्किन की एंट्री आप क्रिएट करें तो देर में भी चांस वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, है ना। लेकिन बेस्ट तो ये है क्योंकि बोन को ही आपने बांध दिया, बोन को ही आपने बांध दिया, भले पैर कितना मूवमेंट हो, लेकिन बोन को आपने फिक्स करके बांध रखा है बहुत शानदार तरीके से, तो वो अलाइनमेंट उसका एज इट इज रहेगा, बिल्कुल भी वहाँ पे डिफॉर्मिटी यहाँ पे आपने बांधा है तो इसी जगह से वो रहेगी, डिफॉर्मिटी होने की पॉसिबिलिटी स्केलेटल ट्रैक्शन में एज कंपेयर टू स्किन ट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं है नहीं होती, होती है लेकिन बहुत कम रहती है एज कंपेयर टू स्किन ट्रैक्शन। दोनों चीजें क्लियर है, स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटल ट्रैक्शन। सिमिलरली आपका था फिक्सेशन, फिक्सेशन फिक्स करना, वर्ड से मींस है फिक्सेशन। अब ये भी आपके अलाइनमेंट को ही है, जो छोटे बोन्स के फ्रैक्चर्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा था मेटाटार्सल मेटाकार्पल्स के, तो उनके अंदर आपने नोट भी किया होगा कि रोड प्लेसमेंट किया जाता है, वाइड प्लेसमेंट किया जाता है, और उसके साइड के अंदर नेट वगैरह कसके जो भी उनकी प्रोसीजर्स होती है, आजकल तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो वो प्लेस करके फिक्स कर दिया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल फिक्सेशन की बाहर की तरफ कुछ लगा के फिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि आपका स्किन ट्रैक्शन है सिमिलरली, और एक है कि आपको अंदर की तरफ लगा के परमानेंटली भी होता है, टेम्परेरी भी होता है ना, परमानेंट भी होता है टेम्परेरी भी होता है, तो अंदर की तरफ कुछ रोड कुछ वायर्स वगैरह लगा के फिक्स कर दी, तो वो आपका क्या बनेगा, इंटरनल फिक्सेशन। समझे क्वेश्चन, समझ रहे हैं मेरी भावना चीजों को कि मैं किस तरीके से बोल, तो इन हाँ इन तीनों को समझना है कि रिडक्शन क्या है, ट्रैक्शन क्या है और आपका फिक्सेशन क्या है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तीनों का पर्पस एक ही है, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। काम भी हम बोल सकते हैं कि इमोबिलाइजेशन का ही करते हैं मेनली, लेकिन तीनों का जो वे ऑफ हैंडलिंग है वो अलग अलग है, तो कंफ्यूज होना नहीं है तीनों के अंदर, रिडक्शन और ट्रैक्शन और फिक्सेशन क्लियर है। चलिए अभी मैं जस्ट आपको इनके बारे में बता देता हूं, क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों के सामने। रिडक्शन हो गया, नेक्स्ट आपके सामने ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन के जो नेम है इमेजेस है वहां से क्वेश्चन आता है, आपका रसल ट्रैक्शन है, आपका बक ट्रैक्शन है, आपका ब्रिलियंट ट्रैक्शन है ना, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो वो इमेजेस भी हम देख लेते हैं ताकि एक बार बढ़िया आपका रिव्यू हो जाए और उनको आप जान भी लें।
ये पहले तो कौन सा ट्रैक्शन है, तो सीधा दिख रहा है स्किन ट्रैक्शन का ही टाइप है। अब मैं उनको डिटेल से आपको थोड़ी नहीं देने वाला हूं, स्किन ट्रैक्शन स्केलेटल ट्रैक्शन मैंने आपकी खोपड़ी के अंदर डाला है, तो उस डाटा को आप मेंशन कर सकते हैं, हालांकि आगे लिखा हुआ है, लेकिन दिमाग के अंदर चीज रखिए स्किन ट्रैक्शन मींस क्या, स्केलेटल ट्रैक्शन मींस क्या, इंटरनल फिक्सेशन मींस क्या और एक्सटर्नल फिक्सेशन मींस क्या, ये अलग अलग आपको याद रखना। ट्रैक्शन क्या, पुलिंग फोर्स, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, अरे फोर्स लगा के ही यहाँ पे मैनेज किया जाता है। प्रेशर मैंने बोला है कि प्रेशर लगा के, और कौन सा पुलिंग प्रेशर, ये भी याद रखिए, पुशिंग नहीं है, इससे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पुशिंग वाला होगा तो बोन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगा, पुलिंग प्रेशर अप्लाई करके, पुलिंग प्रेशर अप्लाई करके वहां पे ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है, बोन को रीअलाइन किया जाता है, दैट इज नोन एज द ट्रैक्शन, है ना, मतलब बोन को रीअलाइन किया जाता है, व्हाई द पुलिंग फोर्स और पुलिंग प्रेशर इज नोन एज द ट्रैक्शन। टाइप है तो स्किन ट्रैक्शन हो गया और स्केलेटल ट्रैक्शन हो गया, या तो आपको बाहर की तरफ भी है, जब तक आपने स्किन को प्रिक नहीं किया है तो वो स्किन ट्रैक्शन बाहर की तरफ भी लगा हुआ है, जैसे आपने सॉक्स पहन रखे तो वो एक स्किन ट्रैक्शन की तरह ही है ना। बाकी अगर सॉक्स के अंदर कहीं ना पिन होती है कि सॉक्स कहीं बाहर जाए नहीं, तो वो कौन सा बन जाता है आपका स्केलेटल ट्रैक्शन। इस तरीके से याद रखिए ताकि इजी तरीके से आपको याद हो जाए। पुलिंग फोर्स टू अटेन द रिलाइनमेंट, टाइप स्किन ट्रैक्शन एंड स्केलेटल ट्रैक्शन, इसको फाइंड आउट करना है क्या है ये, कुछ बच्चे जैसे बता देंगे, बताओ। अरे यही क्वेश्चन आते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। किसी पेशेंट को बेचारा को उल्टा सीधा लेटा दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो वो कौन सा ट्रैक्शन वहां पे लगा रखा है, और यहाँ पे किस टाइप का ट्रैक्शन है। ऑप्शन ए बक्स ट्रैक्शन, ऑप्शन बी, जब भी ऑप्शन दे देता हूँ दे दीजिए, ब्रियंट, ऑप्शन सी डनलॉप, और ऑप्शन डी आपका रसल ट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है, और यही आपका, हाँ यही आपका जिस कलर ट्रैक्शन होता है उसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन आता है, दैट इज सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। कौन सा है भाई, रसल ट्रैक्शन, डनलॉप ट्रैक्शन, ब्रियंट ट्रैक्शन, चलिए कौन सा है, रसल ट्रैक्शन। अभी और आगे देख लो, इनको तो याद रखना ही पड़ता है ना, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन दिया कि आपकी कॉपी खुले कि कौन सा है। अब कौन कौन से है, चारों पांचों को जानते हैं अच्छे से एक साथ ही। रसल ट्रैक्शन जो है यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमेल, फीमेल का जो फ्रैक्चर, बेसिकली सीधा क्वेश्चन आता है कौन से बोन के फ्रैक्चर के लिए, तो फीमेल बोन के फ्रैक्चर के लिए जो यूज करते हैं। अब आप देखोगे कि लगा तो यहाँ पे का ट्रैक्शन, लेकिन फोर्स किस तरीके से पड़ा है इसे, और ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, पुलिंग फोर्स, और क्या बोला था, पुलिंग प्रेशर। इस तरीके से ये अलाइनमेंट बना हुआ है और यहाँ पे लगा इस तरीके से, है ना। फिलहाल तो आपके सामने स्किन ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट है इट इज बना हुआ, तो बेसिकली रसल ट्रैक्शन इज फॉर द फीमेल, रसल ट्रैक्शन इज फॉर द फीमेल, रसल ट्रैक्शन इज फॉर द फीमेल, इस तरीके से याद रखिए, रसल ट्रैक्शन इज फॉर द फीमेल। अलाइनमेंट पोस्चर यही आपको याद रखना है। यहाँ पे ओनली एक पेज की देर की है, एग्जाम के अंदर पूरी इमेज दे दे, पूरे पर्सन को लेटा दे और ओनली इतना दे, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर वहाँ तो हमने ओनली पेज ही पढ़ा था, या तो पूरी बॉडी आ गई, है ना। इस पे पोस्टर देखना आपको कि है क्या है ना। ऐसे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी साइकोलॉजी इतनी ही काम करती है कि हम इतनी इमेज देखिए पूरी बड़ी इमेज आ गई, तो क्योंकि बड़ी इमेज वाले ट्रैक्शन भी है उनके साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सा ट्रैक्शन आ गया। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सीधे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इनमें कुछ ज्यादा चीजें बताने की है नहीं, बस आपको नेम और आपको किसके साथ में है और किस तरीके से। वहां पे आपने देखा कि जो पोस्टर है वो इस तरीके से है, ये जो पोस्ट है अलाइनमेंट इस तरीके से है, और बक्स ट्रैक्शन के अंदर जो पोस्ट है आप यूज टू फीमर और हिप, है ना, फीमर और हिप के लिए है, वो भी फीमर की शाफ्ट के लिए है, ये फीमर के और पोर्शन के फ्रैक्चर के लिए और हिप के फ्रैक्चर। और दूसरा लिखा हुआ है कि यहाँ की मसल जो है उसके अंदर कुछ स्पाज्म आ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। किस तरीके से, तो बिल्कुल सीधा पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लेटा हुआ है, उसकी जो मसल्स है यहाँ थाई की जो मसल्स होती है वहाँ पे स्पाज्म है, उनको एलिवेट, एलिवेट मींस क्या, एलिवेट, ये जो लिखा एलिवेट अलग है बच्चों, एलिवेट अलग है, एलिवेट वी कैन से रिलीव करना, है ना, रिलीफ मिलना, आराम देना, कम करना, इस तरीके से आपको याद रखना। और मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये जो इमेज है इस तरीके से आप देख पा रहे हो, इसने एरो देके भी आपको बताया। अच्छा इस एरो से क्वेश्चन बनते हैं, इस एरो से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स होता है इसको पुलिंग फोर्स बोला जाता है। ये कौन सा है, पुलिंग फोर्स, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोला जाता है काउंटर को फोर्स, और ये जो होता है वो काउंटर फोर्स बोला जाता है, इसको पुशिंग फोर्स। जो आपकी बॉडी के पोर्शन लगाते हैं पुशिंग फोर्स, और इसको काउंटर को वर्ड एक्जेक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, काफी टाइम हो गया, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए काउंटर वर्ड तो है ना। ये फोर्स आपको याद, एक तो है पुलिंग फोर्स जिसमें एक्चुअल में आपका ट्रैक्शन काम करता है, उसके अपोजिट जो काउंटर फोर्स, ये फोर्स इस तरीके से पुलिंग फोर्स हो गया, ये आपका, और ये आपका काउंटर फोर्स हो गया। तो दो वर्ड है, आपकी जो बॉडी लगाती है वो पुशिंग फोर्स लगाती है, खींचती है अपनी तरफ, और जो आपने बाहर से डिवाइस लगाई है एज ए ट्रैक्शन वो आपका लगाती है पुलिंग फोर्स, बॉडी अपनी तरफ ले रही है और वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो जो दूसरा आपने बाहर से आर्टिफिशियल जो भी डिवाइस लगाई है एज ए ट्रैक्शन, वो आपका कौन सा फोर्स बना रही है, दैट इज द पुलिंग फोर्स, और आपका बॉडी है वो किस तरह से अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज द पुशिंग फोर्स। ये दो वर्ड तो याद रखिए, बाकी इसका एक्जेक्ट वर्ड मैं आपको बता दूंगा। पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं, है ना, या फिर आपको मॉडल पेपर जो आपका ट्यूसडे को हो रहा है उसमें देखने को मिल जाएगा। पुलिंग फोर्स और पुशिंग, पुलिंग ऐसे याद रखिए जो पुली लगी हुई है, पुली जो ये लगी हुई है साइड में, है ना, तो वो पुली की तरह जो फोर्स बना वो पुलिंग फोर्स ऐसे याद रखिए, और पुशिंग फोर्स आपकी बॉडी खींच रही है अपनी तरफ, वो पुशिंग फोर्स। ब्रियंट एंड गैलो ट्रैक्शन अप्लाई टू द बोथ लिम्ब फ्रैक्चर ऑफ द फीमेल इन द चिल्ड्रन, है ना, ये आपके बच्चे के अंदर जो है कॉमनली, है ना। इसमें सिंपली आपको ब्रियंट तो है, लेकिन जो गेलो है उसे याद रख सकते हैं, राजस्थान में गेलो वर्ड यूज किया जाता है ना। तो ये जो बच्चा है ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, पैर को ऐसे ऊपर कर रखा है तो उसको घर वाले बोल रहे हैं कि क्या गेला हो गया, तो उस तरीके से आप याद रखिए गेलो ट्रैक्शन, गेलो ट्रैक्शन एंड गेलो ट्रैक्शन यूज फॉर द इन द चिल्ड्रन और फॉर द बोथ लिम्ब, और बोथ लिम्ब के अंदर भी क्या आपकी फ्रैक्चर हुआ है फीमेल का, छोटे बच्चे का, है ना। तो गेलो है तो आपको याद हो जाएगा, इसके साथ साथ में उस बच्चे का नाम क्या था, ब्रियंट, ब्रियंट नाम का बच्चा था, उसने दोनों पैर से ऊपर करके एक्टिविटी करा था, तो उसकी मम्मी ने बोला कि क्या गेला हो गया है, तो गेलो एंड बच्चे का नाम क्या है, ब्रियंट, वैसे याद हो जाएगा, है ना। तो गेलो हो गया ब्रियंट, हाँ उस तरीके से याद रखिए ब्रियंट गैलो ट्रैक्शन। एक एंटरटेनमेंट कॉमेडी के थ्रू आप चीजें सीखेंगे तो ये बेस्ट कहीं ना कहीं साबित हो जाती है, और एग्जाम में ये क्लिक हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारा डाटा बैठा हुआ है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्लिक हो जाता है, वहां पे आपका राइट आंसर हो जाता है, तो लेफ्ट फैक्टर मान सकते हैं वहां पे, क्या बढ़िया तरीके से चीजें रिवाइज होगी, कैसे भी याद रखें, बट याद रखना बच्चों। हो गया, वर्ड लिखे और इमेज बनाने की कोशिश करें, अरे रफली इमेज बना ले, इस तरीके से लेटा दे बॉडी को और इस तरीके से पेट बना ले। मैं इमेज देखने वाला, मैं आप लोगों की इमेज देखने वाला हूँ, कौन कितनी शानदार तरीके से इमेज बनाता, अरे सुंदरता से नहीं, समझने के पर्पस से, कि समझ में तो आ रही, पता चलेगा बाद में देखा कि यार मैंने क्या बना दिया था, कॉन्शियसली बनाया था या अनइंटेंशनली बनाया है,
है ना। तो इंटेंशनली बनाना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से आप याद रख पाए उस तरीके से आपको बनाना। तो ब्रियन गेलोट्रेक्सन बोथ लिम्ब के लिए, ये भी याद रखे, दोनों लिम्ब के लिए, दोनों लिम्ब के लिए है, और फ्रैक्चर ऑफ द फीमर इन द चिल्ड्रन के लिए है। नेक्स्ट आपके सामने धनलोप ट्रैक्शन, दैट इज अ धनलोप ट्रैक्शन, है ना। धनलोप ट्रैक्शन, धनलोप, अरे धन किससे लेते हो? पैसों से। धन मतलब क्या? पैसे। और किससे लेते हो? हाथ से। तो ये धनलोप, या भी ऐसे समझ लो कि आशीर्वाद आपको से मिलता है, मेरा आशीर्वाद है कि आपको बहुत सारा धन मिल जाए, उसमें से आधा मेरे को दे दो, है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? धनलोप ट्रैक्शन, है ना। कैसे भी याद रखे, याद होना चाहिए, धनलोप ट्रैक्शन। और यूज्ड टू अलाइन द फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, आप देख पा रहे हैं ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ, उसको अलाइन करने के लिए इस तरीके से इसका आपको ट्रैक्शन डाल रखा। आप जब ये ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे आप विजिट करेंगे तो पता चलेगा कि एक पेशेंट का बेचारे का पैर ऊपर है, एक हाथ ऊपर है, एक दोनों पैर ऊपर है, एक साइड में से कर रखा है, एक खुद पेशेंट उनको देख देख के ऊपर हो रखा है। बहुत सारी चीजें आप देखोगे हॉस्पिटल, है ना। तो ये भी एक ड्यूटी का पोर्शन होता है, अगर आप लोगों ने किया हो तो कॉलेज टाइम में। चलिए धनलोप ट्रैक्शन कॉलेज टाइम थी, बढ़िया। हाँ जी, कुछ डाउट? फ्रैक्चर ह्यूमरस का ना? हाँ बिल्कुल, ये लिखा हो रेड कलर का। कलर ब्लाइंडनेस नहीं है ना? चलिए कलर ब्लाइंडनेस अच्छी है, रेड कलर से ह्यूमरस लिखा हुआ बेसिकली। और देखिए नहीं, इनका डाउट बिल्कुल जायज है कि सर जो ट्रैक्शन है वो तो यहाँ पे लगा रखा है ना। ये भी काम की बात है, ध्यान दे लो इधर। ये जो ट्रैक्शन वो तो यहाँ लगा रखा है, फ्रैक्चर यहाँ पे है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो फ्रैक्चर पार्ट है उसके सराउंडिंग में ही आप लगाओ। अरे उस पोस्टर को खींचना है, बस पुलिंग फोर्स देना है ना। तो इनका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है कि सर यहाँ पे लपेट रखा, ये तो रेडिएशन वाला पोर्शन हो गया, जबकि हम किसको पोस्टर कर रहे हैं यहाँ पे? इस वाले पोर्शन। तो ये भी आपको याद रखना कि जहाँ पे आपने अप्लाई किया उस पार्ट का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको देख लो तो ऑप्शन के अंदर आए हैं तो सबसे पहले ह्यूमरस को तो एलिमिनेट करेंगे, ये तो कतई आंसर नहीं है। फिर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या रेडियस बताया या अल्लाह बताए, रेडियस बताया अल्लाह बताए, जबकि दोनों ही आंसर नहीं, जो आंसर था उसको आप पहले एलिमिनेट कर चुके हैं, है ना। तो ऐसी चीजें हो जाती है, बिल्कुल बहुत शानदार आपका डाउट। तो ये है ह्यूमरस का। देन नेक्स्ट है हेलो ट्रैक्शन, हेलो रिंग, हेलो सर्कल, हेलो वेस्ट, है ना। आपके मुंडी के अंदर आप हेलो बोलने के लिए सिर को हिलाते हैं, सर्वाइकल फ्रैक्चर, सर्वाइकल जो ये वाला पोर्शन होता है, और सर्वाइकल का फ्रैक्चर हो जाता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि इसको वैसे सभी में इमोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक और प्रायोरिटी हो जाती है, और दैट इज रेस्पिरेटरी पैटर्न। रेस्पिरेशन को मेंटेन करना यहाँ पे जरूरी है। क्यों? प्रेनिक नर्व ओरिजिनेट होती है कहां से? हाँ, C4, C पाइप, C6, इन तीनों से अलग अलग, तीनों से कुछ कुछ ब्रांच आती है। प्रेनिक नर्व, प्रेनिक वर्ड को डायफ्राम, जो आपके डायफ्राम को नर्व इनर्वेशन करती है, नर्व सप्लाई करती है, और उसकी नर्व सप्लाई में अगर कट ऑफ हो गया तो आपके डायफ्राम की लाइट जा सकती है, और डायफ्राम की लाइट गई तो फिर आपके फेफड़े भी पैलिएटिव के अंदर आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ तो इसको पूरा बंद कर लो, रिंग, और वो रिंग कैसी रहेगी? आपके सामने, है ना। इस तरीके की जो रिंग रहती है वो आपकी क्या है? सर्वाइकल रिंग। और ये जो है इस तरीके से सर्कल बना, जो वेस्ट है, वेस्ट यानी बनियान, वेस्ट यानी बनियान, तो ये इस तरीके से बना रखा है ना। और यहाँ पे मेन पोर्शन है कि पूरी बॉडी को इस तरीके से, जो नेक वाला रीजन है उसको, जैसे सर्वाइकल कॉलर आपने सुना होगा, देखा होगा, तो उस तरीके से उसमें हल्का फुल्का मूवमेंट कर लेते हैं, इसमें पूरा मूवमेंट नहीं। ये तो बोला इसको ऐसे घूमना ही पड़ेगा, ये तो बोला इसको ऐसे घूमना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ तक पूरा फिक्स है। आप देख पा रहे हैं कि पूरा फिक्स कर रखा है सर्वाइकल वर्टिब्रास, तो लिखा हुआ सर्वाइकल स्केलेटल ट्रैक्शन डिवाइस, सिंपली किसके लिए? सर्वाइकल वर्टिब्रास के फ्रैक्चर को मेंटेन करने के लिए, है ना। इसलिए ये वर्ड भी याद रखिए, कहां से? यहाँ पे सर्वाइकल। चलिए इसको तो नोट करें, वर्ड टू वर्ड नोट ले, इसमें तो ज्यादा कोई चीजें नहीं है, क्योंकि आपकी हैबिट है कि आप लिखना नहीं छोड़ोगे। तो हम हमारी हैबिट बदल सकते हैं कि ज्यादा सेंटेंस में जो डाटा है उनको स्पेसिफाई करके आप लोगों के सामने जो काम की चीज है वही दे, ताकि आप उसी को पढ़े, एक्स्ट्रा एनर्जी यूज नहीं करें कहीं दूसरी मटेरियल को बहुत सारा लिखने के अंदर, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट चीजों को जाना है। और ये आपका हेलो रिंग, हेलो सर्किल, हेलो टेस्ट। अच्छा हेलो टेस्ट होता है, ये वेस्ट है, हेलो टेस्ट भी होता है। हाँ, सीएसएफ को एनालाइज करने के लिए कि सीएसएफ प्रेजेंट है या नहीं है, कहां से लिया जाता है सीक्रेशन? मेनली नो से, लेकिन हाँ मेनली नो से, लेकिन ऑटोरिया हो तो ऑटोरिया के अंदर सीएसएफ प्रेजेंट है या नहीं है, तो वहां वो सैंपल भी ले सकते हैं। तो नोस के साथ तो हम कॉमनली पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा माइंड यूज करके वहां पे लिख दिया कि ऑटोरिया होता है। ऑटोरिया मतलब ऑटो मींस क्या? ईयर, रिया मतलब डिस्चार्ज, रिया मतलब डिस्चार्ज, तो वह आपको याद रखना। तो वहां पे हेलो टेस्ट किया जाता है, हेलो टेस्ट, है ना। सिंपली आपको ये इस तरीके से हेलो टेस्ट भी याद रखना, दोनों चीजें। ये हेलो वेस्ट है, हेलो रिंग है, हेलो सर्किल है। सर्वाइकल, ये क्या? सर्वाइकल टोंग, इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल टोंग। ये जो है आपके सामने ये डिवाइस होती है, और बेसिकली ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस होती है, थोड़ी लेवल की डिवाइस होती है, बस पोस्चर को इस तरीके से एजिटीज मेंटेन करने के लिए, है ना। जो आपके इमोबिलाइज पेशेंट होता है उनकी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अंदर की तरफ डाल के, हालांकि ये जो दिख रही है इतना देखे घबराए नहीं कि सर ये डालेंगे तो पूरे ब्रेन के अंदर घुस जाएगी, है ना। तो ब्रेन के अंदर नहीं जाती है, बोन तक ही रखते हैं, बहुत स्पेसिफिक केस के अंदर यूज करते हैं, बहुत रेयर चांस में कि अब तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, है ना। और इसको तो हमें मेंटेन करना ही है, क्योंकि एक बार पहले ही रेस्पिरेटरी अरेस्ट का एपिसोड आ चुका है, तो फिर उस केसेस के अंदर यहाँ पे आपके जैसे खोपड़ी के अंदर लगा रखी है, पीने लगा रखी है साइड में, है ना, पीने लगा रखी है, इतनी बड़ी है बस दिख रही है इमेज के अंदर आप लोगों को, इसमें से कुछ पोर्शन नहीं जाता है, वो आपकी बोन के मिड पोर्शन तक ही जाता है, बोन को फिर पूरा नहीं करता, वरना फ्रैक्चर को तो आप फ्रैक्चर से पेशेंट बाद में मरेगा, पहले इसे मर जाएगा, है ना। तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है, ये तो एक लेवल की सर्जरीज होती है जो कि काफी अंडर ऑब्जर्वेशन की जाती है। बस आपको डिवाइस का नेम याद रखना है, ये क्या आपकी सर्वाइकल टोंग, सर्वाइकल टोंग, सर्वाइकल टोंग, ये लिख ले, इमेज बना ले, खोपड़ी के अंदर लगाई जाती है, मेनली वही इसका स्पेसिफिक पोस्चर है, तो वही बना ले, नेम भी यही है, सर्वाइकल टोंग। नेक्स्ट हमारे सामने है इजेरोप्लेटस, ये कैसे रहता है? तो इसकी इमेज जो आई है एग्जाम के अंदर वो एज आपके सामने है, ये जो इमेज है, ये इमेज आई थी, है ना, ये इमेज आई थी, और इसको बोलते हैं एजेरोप्लेटस। आजकल ये कॉस्मेटिक पर्पस जो प्लास्टिक सर्जरी होती है बोन के अंदर भी बड़ा कॉमनली यूज होने लग गया कि बोन की हल्की सी साइज बढ़ाना है। कॉस्मेटिक बोला मतलब कि आपकी बॉडी की आकार को थोड़ा सुंदरता देने के लिए, आजकल हाइट बढ़ाने का भी प्रचलन है, काफी लेवल की सर्जरीज है ना, जो कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर ही फॉलो होती है ज्यादातर। तो बोन के जो पोस्चर है उसको बढ़ाने के लिए बोन को कट करके उसमें कुछ मटेरियल लगा के, कुछ रोड वगैरह लगा के हल्की सी हाइट बढ़ा दी जाती है, और फिर ये जो ऑपरेटर है ये उसके साथ में इस सराउंडिंग में लगा दिया जाता है एज एक्सटर्नल फिक्सेशन, आप देख पा रहे हो, एज एक्सटर्नल फिक्सेशन। तो ये आपकी बोन की अलाइनमेंट को मेंटेन करता है, और आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर बोन की साइज को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो दोनों चीज आपको याद रखना। टाइप ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेशन यूज्ड इन द ऑर्थोपेडिक सर्जरी टू लेंथन द लिम्ब बोन्स, और ऐसी जो टिपिकल सर्जरी होती है, टिपिकल चीज होती है वो आउट ऑफ कंट्री ही ज्यादा डायग्नोस होती है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो करते रहते हैं, इसलिए ऐसे नेम आते हैं।
एलिजेरोस अपरेटस, एलिजेरोस नाम से साइंटिस्ट ने उन्होंने एक डिवाइस बनाई है। वरना यहाँ पे कौन सा आ सकता था आपका बेस्ट नेम, अगर रामलाल नाम के साइंटिस्ट ने सर्च किया तो रामलाल अपरेटस हो सकता था, लेकिन ये जो नेम है अकॉर्डिंग टू द फॉरेन साइंटिस्ट जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया। डिवाइस आपको याद रखना है, पैर के अंदर ही मेनली लगाई जाती है, टीबिया और फिबुला के अराउंड, वो भी आप लिख ले और लिखा भी है यहाँ पे। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में लेंटल टू द लिम्फ बोन, लिम्फ बोन की थोड़ी हाइट को मेंटेन करने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर, ऑर्थोप्लास्टिक सर्जरी के अंदर कॉमनली इन चीजों को यूज किया जाता है। और दैट डिवाइस इज नोन एज द एलिजेरोस अपरेटस, एलिजेरोस अपरेटस। क्लियर है? बैलेंस, अब ये देखो कितने मजे से लेटा हुआ है ना? दैट इज द बैलेंस, बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन है ना, बैलेंस्ड सस्पेंशन। हालांकि इसके अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर के लिए होता है, कॉमनली यहाँ पे जो इस इमेज है अकॉर्डिंग टू द फीमेल फ्रैक्चर है, बाकी मल्टीपल फ्रैक्चर्स और क्या है तो पूरा बैलेंस बना के बॉडी का उस पर्सन के ट्रैक्शन अप्लाई कर रखा है ना, तो वो आपका बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन, ये आपको याद रखना। इस तरीके से इसको बंधा हुआ और बड़े मजे से लेता है इस तरीके से। और जो पहला ही हमने देखा था उसमें ओनली यही था, उसमें ये नहीं था, ऊपर की तरफ वहां पे पुली नहीं थी, ये आपको याद रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। और पहला कौन सा था? हाँ, रसल ट्रैक्शन। तो रसल ट्रैक्शन फीमेल के लिए, फीमेल का जो ब्रेक उसके अंदर जो पेड़ था उसी का ही था इस तरीके से, क्योंकि इसके साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद में दूसरा देखा था हमने सेकंड बक्स ट्रैक्शन, उसमें जो फुट था इसकी पोजीशन सीधी थी इस तरीके से, फुट की पोजीशन ऐसी थी। तो यहाँ पे अब ये बक्स है और रसल है, तो उससे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यहाँ पे बैलेंस और बना रखा, ये जो पुली है, ये जो एक फोर्स लगा रखा है, ये उसमें नहीं था। इस तरीके से चीजों को क्लियर करके रखे कि कौन सा ट्रैक्शन है, कौन से वायर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पे पुली वहाँ पे कनेक्ट कर रखी है। दैट इज द बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन। नेक्स्ट और जो इमेजेस से क्वेश्चन आते हैं तो ये इमेजेस वो देख लें। थॉमस स्प्लिंट, ये भी स्प्लिंट है, स्प्लिंट आ गया तो क्या है कि कोई भी फ्रैक्चर्ड पोर्शन है उसको सपोर्ट करने के लिए, और थॉमस स्प्लिंट होता है जो मेनली आपकी फीमेल का, इसलिए बड़ी डिवाइस होती है, यहाँ पे लगा भी रखी है। आप देख पा रहे हैं कि ये रिंग है यहाँ पे और इसका जो शेप होता है इस तरीके से होता है और यहाँ पे बांध रखा है, तो ये क्या हो गया? थॉमस स्प्लिंट। ज्यादा इसमें कुछ स्किन ट्रैक्शन वगैरह की रैपिंग की जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपके सामने और इसकी क्लियर इमेज है। तो दैट इज योर थॉमस स्प्लिंट। व्हाट इज दैट? थॉमस स्प्लिंट मेटल फ्रेम दैट सपोर्ट द फीमेल, फीमेल को सपोर्ट करने के लिए मेटल का एक फ्रेम है, और फ्रेम भी मल्टी डायरेक्शनल नहीं है, ओनली दो वायर के थ्रू बना हुआ फ्रेम है। अब देख भी पा रहे हैं इसको ना, ऐसा नहीं कि पूरा फ्रेम ही है चारों तरफ से कवर करके नहीं, ओनली दो वायर के थ्रू बना हुआ एक फ्रेम है जो आपकी फीमेल को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज द थॉमस स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट मेटल फ्रेम दैट सपोर्ट द फीमेल। इमेज बनाए, नेम लिखे, ये इमेजरी क्वेश्चंस है, गिफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं, गिफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं। इमेज को दिमाग में बिठा के रखे, बिल्कुल जहन में बिठाए कि किस तरीके का थॉमस स्प्लिंट होता है, किस तरीके का एलिजेरो ऑपरेटर्स देखने को मिलता है, किस तरीके का के वायर देखने को मिलता है, जो हम आगे देखेंगे अभी। फिर हमारे वायर स्प्लिंट, ये जो होता है इमरजेंसी स्प्लिंट के नाम से जाना जाता है। ये जो कॉमनली होता है इस तरीके का आता है, वायर के रूप में, ये जो है जाली की टाइप है, और इसको आप लगा के फोल्ड कर सकते हैं, इसको मोबिलाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया उसको भी मोबिलाइज कर लिया, उसके बाद में ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो इमरजेंसी स्प्लिंट जो फर्स्ट एड किट होता है एडवांस लेवल का, उसके अंदर ये चीजें एडेड रहती है। बाकी इमरजेंसी स्प्लिंट में तो जो भी आपके पास हार्ड मटेरियल है, हार्ड सब्सटेंस है, उसका आप स्प्लिंट बना सकते हैं, है ना। बाकी इमरजेंसी स्प्लिंट के अंदर क्रमर वायर स्प्लिंट कॉमनली काम में लिया जाता है, और इसका जो वायर की स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ है वो अप्लाइड नहीं है, ऊपर की तरफ है वो अप्लाई कर रखा, अप्लाई करके किस तरीके से बांध रखा, तो आपका क्या हो गया? क्रमर वायर स्प्लिंट, इमरजेंसी स्प्लिंट इमोबिलाइज एंड प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर बोनी पार्ट। क्रमर वायर स्प्लिट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और हमारे सामने जो इमेज है वो भी हम कवर कर लेते हैं साथ साथ में। और देयर इज ए केबल। अब आप यहाँ पे देखोगे ये किस तरीके से तो फिक्सेशन है, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं ये क्या इंटरनल फिक्सेशन अंदर की तरफ है ना। यहाँ पे छोटी बोन है, इसका फ्रेगमेंट यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, इसको फिक्स करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो वायर लगे हुए हैं, तो ये क्या है आपके फिक्सेशन डिवाइसेस लगी हुई है ना। और इंटरनली पिक रखा है इंटरनल फिक्सेशन, के वायर केसिनर वायर, के वायर इसको बोला जाता है, यूज्ड टू स्टेबलाइज द बोन फ्रेगमेंट। मतलब कॉमनली किसमें जो कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, कम्युनिटेड जिसमें टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उन टुकड़ों को अरेंज करने के लिए वायर की रिक्वायरमेंट है, और दैट वायर इज नोन एज के वायर किस्नर वायर, इसका जो पूरा नेम है वो आपको याद रखना। तो फ्रेगमेंटेड यानी टुकड़ों वाले फ्रैक्चर, छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए उस तरीके से जो फ्रैक्चर हो रखा है उसको अलाइनमेंट में रखना और स्टेबलाइज रखने के लिए जो रोल प्ले करता है दैट इज द के वायर। के वायर लिखे, बोन फ्रेगमेंट लिखे, बस इतना लिखना है, के वायर और ये और बोन फ्रेगमेंट और ये पिन बना ले छोटी सी जो रोड शेप की है ना, जो मिनी रोड है आपके सामने, बस यही आपके सामने रहने वाला दैट इज के वायर। नेक्स्ट हमारे सामने है एक्यूशन, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पढ़िए फटाक से। इतना ही है, बाकी जिन बच्चों का नोट्स नहीं हो पा रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, है ना। अभी वापस यहाँ पे फोकस करना है, दिमाग को इमीडिएटली डिस्टर्ब नहीं करना है कि हुआ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, मिल जाएंगे सबको नोट्स, फिलहाल इधर फोकस करें। क्या आंसर है? हाँ यस, आप करिए हुई, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा क्वेश्चन? ध्यान की तरफ है आपका, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर निकालने की कोशिश करिए ना, समझने की कोशिश करिए, बैठ जाइए। क्या आंसर है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े। पेशेंट विद सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, यहाँ भी कंफर्म नहीं है, सस्पेक्टेड फ्रैक्चर प्रेजेंट विद सीवियर पेन स्वेलिंग एंड इनएबिलिटी टू बियर वेट ऑन द अफेक्टेड लिप। इनेबल है किसको? वेट को मतलब बियर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब फ्रैक्चर तो हुआ है, अच्छी खासी चोट लगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। फ्रैक्चर इज कंफर्म बाय द विच टाइप ऑफ द डायग्नोसिस? एक्सरे। वेट ऑन द अफेक्टेड लिप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप नर्स शुड टेक ड्यूरिंग दिस स्केलेटल असेसमेंट? स्केलेटल असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट के टाइम देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इसने बता दिया है, क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे इमोबिलाइजेशन वगैरह नहीं है, क्वेश्चन असेसमेंट के एस्पेक्ट्स है, और इमोबिलाइजेशन क्या है? इंटरवेंशन। और यहाँ पे इसने क्या बोला है कि स्केलेटल असेसमेंट। अब आपका जो व्यू है क्वेश्चन को देखने का वो असेसमेंट के एस्पेक्ट से बनना है। अब यहाँ पे इंटरवेंशन और इंप्लीमेंटेशन वाली थिंग्स अप्लाई नहीं होगी। क्वेश्चन ने क्या लिखा? पाल्पेट एरिया ऑफ आइडेंटिफाई द एक्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर, कि कहां पे वो एक्जैक्ट लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है। चेक फॉर ए पल्स डिस्टल टू द इंजरी, डिस्टल टू द इंजरी, इंजरी से नीचे की पल्स असेस करेंगे। परफॉर्म द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑन द अफेक्टेड लिम्ब,
अफेक्टेड लिंक पे और रेंज ऑफ मोशन करेंगे ताकि टूटा नहीं है वो अच्छे से टूट जाए। और अप्लाई द हीट टू द रिड्यूस द स्वेलिंग, हॉट एप्लीकेशन देंगे तो वो नहीं। सिंपल सा क्या राइट आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। असेसमेंट के टाइम आप क्या करेंगे, जो डिजिटल पल्स है उसको पाल्पेट करेंगे। और असेसमेंट में ऑलवेज रिमेंबर ए बी सी, इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। ए मींस क्या है, एयरवे, बी यानी ब्रीथिंग और सी यानी सर्कुलेशन। और यहाँ पे एयरवे ब्रीथिंग का है नहीं, असेसमेंट आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, सर्कुलेशन को, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ है तो देयर में भी चांस की हेमरेज हुआ है, बाहर की तरफ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हेमेटोमा बनेगा अंदर की तरफ, ब्लीडिंग होके आगे वाले ब्लड जो पोर्शन है उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। देयर में भी चांस कि वहां पे परफ्यूजन डिस्टर्ब हो, और परफ्यूजन नहीं पहुंचेगा तो आगे वाला जो पोर्शन है वहां पे हाइपोक्सिया, क्योंकि हाइपोक्सीमिया पहले होगा उसके बाद हाइपोक्सिया होकर टिश्यू नेक्रोसिस डैमेज जो भी कॉम्प्लिकेशन बनते हैं वो आगे फर्दर बन सकता है। तो हमें ये असेस करना है, चेक फॉर द पल्स डिस्टल टू द इंजरी। और जब हेमरेज हो रहा है पल्स आप चेक करेंगे, ठीक है, उस पल्स में फील क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी ग्रेड की पल्स आपको फील होगी। अगर फ्रैक्चर हो गया है, स्वेलिंग हो रही है, इसका मतलब है कि ब्लड वहां पे लीक हो रहा है, ब्लड वहां लीक हो रहा है, इसका मतलब आगे वाले जैसे मेरे यहाँ फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे पाल्पेट कर रहे हैं, टीबियल पल्स वगैरह को पाल्पेट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कैसी पल्स फील होगी, वीक और थ्रेडी पल्स। और ग्रेडिंग क्या रहेगी, 1 या 3, 1 2 नंबर हम नॉर्मल को देते हैं, 3 थोड़ी सी हाई, 4 पीक लेवल की हो जाती है, बाउंडिंग पल्स जिसे हम बोलते हैं, और 1 जो है वो 3। तो इस लेवल पे आपको सोचना है, ये चेक करने के लिए बोल दिया, लेकिन चेक करने पे हम असेस क्या करेंगे, तो हम क्या असेस करेंगे कि वहां पे वीक पल्स आपको फील होगी। ये भी मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो इंक्रीज मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, मेनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो सारी बातें आपको याद रखना है ना, बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है चीजें, चलिए तो यहाँ तक आपको जाना है कि किसी ने असेसमेंट पूछा है, किसी ने डायग्नोसिस बनाने के लिए पूछा है, किसी ने इंटरवेंशन के लिए पूछा है, या इंप्लीमेंटेशन। डिपेंड क्या है इंटरवेंशन और इंप्लीमेंटेशन में, इंटरवेंशन मींस क्या, अप्लाई करना, तो फिर प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग और इंटरवेंशन सेम ही है, तो इंप्लीमेंटेशन क्या, हाँ, तो बिल्कुल इंटरवेंशन और प्लानिंग दोनों लगभग आपके सेम ही होती है। प्लानिंग को समटाइम अलग से डिस्कस किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन को अलग से याद रखे। जो भी मैंने इंटरवेंशन सोच रखे हैं, प्लानिंग बना की है, उसको इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब अप्लाई कर दिया। अरे प्रोवाइडेड गिवन नर्सिंग केयर प्लान बनाए थे, उसके अंदर लिखा था कि देना है, या टू बी गिव और टू गिवन, प्रोवाइडेड ये वर्ड यूज किया था हमने कॉमनली। हाँ, तो वो यही है कि प्रोवाइडेड है, थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब इंप्लीमेंटेड है, इंप्लीमेंट हो चुका है, मैंने इंटरेस्ट ले लिया है, और इवैल्यूएशन लास्ट की प्रोसेस हमारी बचती है। कॉम्प्लिकेशन क्या बनता है फ्रैक्चर के, जब फ्रैक्चर के मैनेजमेंट में हम और आगे डिस्कस करेंगे, जिसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है। और एक जो थोड़ा डाटा यहाँ पे मिस है, दैट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम कास्ट अप्लाई करते हैं, है ना, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले आपके कॉम्प्लिकेशन उनको थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना, वो इसमें थोड़ा मिस है। कॉम्प्लिकेशन मींस क्या, अगर हम वर्ड कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या, तो साइनल सिम्टम क्लिनिकल फीचर से अलग कैसे होता है कि क्लिनिकल फीचर और साइनल सिम्टम लगभग हमारे एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसा होता है, जैसा होगा। लेकिन कॉम्प्लिकेशन मींस क्या है कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि किसी डिजीज के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट हम पढ़ते हैं। तो सिमिलर वैसे याद रखिए, कॉम्प्लिकेशन मतलब कि वर्स्ट लेवल की कंडीशन होगी, है ना, वर्स्ट लेवल की होगी जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, या एक्सपेक्टेड थी तो वो पूरी प्रोग्नोसिस ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रखा था उस लेवल पे। तो क्लिनिकल फीचर्स मींस क्या है कि नॉर्मली कुछ भी टूट फूट तो जो इनिशियली आपको फील होते हैं, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम। लेकिन कॉम्प्लिकेशन मतलब वर्स्ट लेवल की यहाँ पे बातें हो चुकी है। फ्रैक्चर है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सो फ्रैक्चर। और यहाँ पे जो लिखा हुआ इमीडिएट, इसका मतलब है कि इंटरनल फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हुआ तो सबसे बड़ी यहाँ पे ब्लीडिंग। भाई फ्रैक्चर होती पेन तो होगा, लेकिन पेन इज फर्स्ट साइन वी कैन से, शुरुआती स्टेज का साइन है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो। कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या, बड़ी लेवल की प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकती है, तो वहाँ पे अगर फ्रैक्चर हुआ है और आर्टीरियल सप्लाई जो थी वो डैमेज हुई, तो वहाँ पे हेमरेजिक शॉक देखने को मिलेगा। और हेमरेजिक शॉक इज आल्सो नोन एज हाइपोवोलेमिक शॉक, कि वॉल्यूम कम हुआ है, भाई ब्लड निकल रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, दीजिए हाइपोवोलेमिक शॉक। पेटी एम्बोलिज्म, बोन टूटी है, बोन टूटने के बाद में उसमें से क्या निकलेगा, फेट एम्बोलिज्म क्यों बनता है उसका रीजन बता रहा हूं। तो बोन टूटी है, ज्यादातर लॉन्ग बोन के साथ में फेट एम्बोलिज्म देखने मिलता है, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, येलो बोन मेरो, एक्जैक्टली येलो बोन मेरो, और येलो बोन मेरो के अंदर आपकी एडिपोसाइट रहती है जो फैटी कंपोनेंट बनाती है। तो येलो बोन मेरो जब बोन टूटेगी तो उसमें से वो लीक होकर वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, तो वहां पे वो ट्रेवल करेगा एज एम्बोलिज्म। और एम्बोलिज्म मींस क्या है कि कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स जो यूजुअली आपका ब्लड का पार्ट नहीं है, यूजुअली आपके ब्लड का पार्ट नहीं है, वहां पे एम्बोलिज्म बना सकता है। यहाँ पे कौन सा देखने मिलेगा, फैटी एम्बोलिज्म। जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स है, इसमें किसी प्रकार कोई एयर नहीं है, आपने कैनुला लगाया, उसी टाइम आपने उसमें गलती से एयर पुश कर दी, तो वो क्या बनेगा, एयर एम्बोलिज्म, जो कि नॉर्मली आपके ब्लड का पार्ट नहीं है, बट एयर की एंट्री की वजह से वहां पे एयर एम्बोलिज्म बनेगा। सिमिलरली फैटी एम्बोलिज्म। देन नेक्स्ट हमारे सामने है, अगला आपके सामने है, इसका क्या हो गया भाई, और दैट इज है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो डीवीटी हो सकती है अगर जो ब्लीडिंग हुई है इंटरनल। यहाँ पे भी क्लासिफाई करें तो एक्सटर्नल के अलग बनते हैं, इंटरनल फ्रैक्चर के अलग बनते हैं। कौन सी बोन का, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट यहाँ पे आ सकते हैं, तो कौन सी बोन यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, कौन सा पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, फ्रैक्चर यहाँ पे ओपन है ना, फ्रैक्चर यहाँ पे सिंपल है जिसे हम क्लोज बोल रहे हैं, या ये फिर आपका कंपाउंड फ्रैक्चर है, पार्शियल है या कंप्लीट बोन फ्रैक्चर, आपका कम्युनिकेट फ्रैक्चर है या फिर आपका लीनियर फ्रैक्चर, तो उसके अकॉर्डिंग भी कॉम्प्लिकेशन वेरीज करते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेशन है एक ऑल ओवर व्यू आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पे शॉक हो गया, देन फेट एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसके बाद में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि फेट एम्बोलिज्म आगे जाके प्रोसीड होकर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोले बनाएगा। भाई ये जो एम्बोलिज्म है, एम्बोलाई है जो ट्रेवल करता हुआ कुछ भी क्लोट है ना, वो ट्रेवल करता हुआ आप आगे पहुंच गया ब्लड के अंदर है, तब तक ब्लड एम्बोलिज्म यहाँ से होता है पल्मोनरी के पास पहुंच गया, क्योंकि वो एक वेस्ट लेवल का कंडीशन बनती है, इसलिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। बाकी एम्बोलिज्म आपकी बॉडी के जितने भी पोर्शन होते हैं वहां पर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक वर्स्ट सिनेरियो बन जाता है, इमीडिएटली पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम आते हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिलेटेड चीजें वहां पे देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी फेलिटी लेट ऑन कंडीशन में आती है, लेकिन इमीडिएटली वहां पे रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के साइन आते हैं जब आपके रेस्पिरेटरी एम्बोलिज्म वाली कंडीशन बनती है, इसलिए इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म स्पेसिफाई करके। देन इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इन द कंपाउंड फ्रैक्चर आल्सो नोन एज ओपन फ्रैक्चर, उसके अंदर इन्फेक्शियस कंडीशन देखने मिलती है। एवेस्कुलरिटी हो सकती है पर्टिकुलर बोन की और उसके आगे वाले पोर्शन की, कि जहां पे फ्रैक्चर हुआ है वहां पे लीक होगा, हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होगी, तो आगे वाले पोर्शन के साथ में क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, वहां पे एवेस्कुलरिटी हो सकती है, ब्लड सप्लाई वहां पे कम देखने को मिल सकती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम लेटर ऑन सबसे जो लास्ट में आता है, दैट इज अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कि बोन है और कंपार्टमेंट सिंड्रोम कैसे बनता है कि बोन है, बोन ने टूट के आसपास के जो मसल्स है, आसपास का जो पोर्शन है, ये वी कैन से कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में आपको याद रखना एक एरिया है,
जैसे मेरा ये हैंड, इसका ये एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया, ये इधर इसका लेटरल कंपार्टमेंट हो गया, इसका मीडियल कंपार्टमेंट हो गया। उसी तरह कंपार्टमेंट मींस क्या, पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर रीजन, जैसे ये एक कंपार्टमेंट हो गया, देन ये हो गया, है ना। तो ये जो बोन है टूट के पर्टिकुलर कंपार्टमेंट की जो ब्लड सप्लाई है जो आगे की तरफ जा रही थी, उस ब्लड सप्लाई को कंप्रेस कर देती है, और जैसे ब्लड सप्लाई कंप्रेस होगी तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के भी और अलग अलग सिम्टम आएंगे। उसके अंदर एवेस्कुलरिटी भी है, जो कि सबसे लास्ट में आता है, अभी देखेंगे हम। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम मींस क्या है कि किसी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में एवेस्कुलरिटी हो गई है, वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइजेशन हो गया है, ब्लड सप्लाई वहां पे प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। और कहां देखने को मिलता है, एक और एग्जांपल हम डिस्कस करें तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहां पे होता है, हाँ बच्चों बताओ कंपार्टमेंट सिंड्रोम और कहां देखने को मिलता है? अरे इसका तो आंसर सीधा होना चाहिए, डिटेल से तो हम पूछ ही नहीं रहे। हाँ अब बताओ कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहां रहता है, और हाँ दो यार, हाँ बताओ, यहाँ भी आंसर नहीं है, उधर हिमांशु, हाँ प्लास्टर एक आ गया आंसर, एक आ गया जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, अरे कंपार्टमेंट फ्रैक्चर का तो है, जब आप प्लास्टर लगाते हैं, कास्ट लगाते हैं, तो वहां पर भी तो प्रेशर पड़ सकता है, वो भी आपका एक कोज बनता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। और बताओ जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो और बताओ, मीडियल नैरो कंपार्टमेंट वो एक अलग डिजीज कंडीशन हो जाती है। मैं पूछा हूँ कंपार्टमेंट सिंड्रोम के कोज क्या क्या है, ये एक कोज है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, फ्रैक्चर एक कोज है, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट जब हम करते हैं वो भी एक कोज बनता है, उसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। कौन सा बोला, हाँ तो तेज बोले ना भाई, बर्न के अंदर बड़ा ही प्रचलित रूप से देखा जाता है ना, पर्टिकुलर कोई पोर्शन बर्न हो गया, उसकी वजह से मसल और फेसिया जब बर्न हो जाते हैं तो वो आगे ब्लड, आगे की जो ब्लड सप्लाई उसको पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो उसमें तो बढ़ चढ़ के आता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपके बर्न के केसेस में। तो जब पेशेंट जल जाता है बिल्कुल ट्रॉमा भी हो सकता है, लेकिन बर्न वाले जो केस होते हैं उस बर्न वाले केस के अंदर आपका कॉमन, बाकी ट्रॉमा तो यही है, फ्रैक्चर भी आपका क्या ट्रॉमा है, इसके लिए एक मोस्ट कॉमन जो कोज बन रहा है वो ट्रॉमा ही बन रहा है। बाकी बेस्ट जो मैं सुनना चाहता हूं बर्न, बर्न वाले केसेस के अंदर भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम आता है, तो वहां पे भी क्या पैथोफिजियोलॉजी बनती है कि आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई रुक गई है क्योंकि यहाँ पे कुछ जल गया है, और क्या बेसिकली जो पेशी होते हैं, जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है मसल्स की, हार्ड स्ट्रक्चर जो पेशी है वो जब जल जाते हैं वो चिपक जाते हैं, और चिपक के आगे की जो ब्लड सप्लाई है उसको वो रोक देता है, कॉम्प्रोमाइज कर देता है, उसकी वजह से आगे वाले पोर्शन में ब्लड सप्लाई नहीं जाती है। तो धीरे पहले क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे प्रेशर पड़ा तो सिम्टम आया पेन, तो पहला सिम्टम पेन आता है, धीरे धीरे उसके बाद में टिंगलिंग सेंसेशन आएगा, फिर पेलरनेस देखने को मिलेगा, और लास्ट में फिर उससे पहले पैरालिसिस मतलब इस पार्ट का फंक्शन कम हो गया, धीरे धीरे पूरी ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, और वहां पे लास्ट में पल्सलेसनेस देखने मिलेगा कि पल्स फील नहीं हो रही, जिसको हम 5P सिम्टम के रूप में जानते हैं। क्लियर है ये चीजें, इनको पढ़ते हैं। लेकिन कंपार्टमेंट सिंड्रोम नॉट ओनली यहाँ पे देखने मिलेगा, बर्न वाले केसेस के अंदर भी अच्छे से देखने को मिलता है। हो गया ये सब, ये तो आपने लिख लिया, एडवांस लिख लेते हैं, सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं, लिखने में पूरा ध्यान है। क्लासिकल फीचर जो होते हैं, पेन होता है वो देखिए, प्रेशर जो है प्रेशर की वजह से पेन हो रहा है, तो प्रेशर कोई एक सिम्टम नहीं है, प्रेशर है ना, पेन है वो एक चीज है, पेन मतलब एक हम सिम्टम्स के रूप में जानते हैं। अच्छा पेन सिम्टम हो गया, साइन होगा, साइन और सिम्टम, पेन साइन है, हाँ पेन बेसिकली पेन को आप मेजर नहीं कर सकते, हालांकि स्केल के थ्रू करते हैं, स्केल में पेशेंट ही बताता है। तो जब पेशेंट बता रहा है, और पेशेंट कौन, सब्जेक्ट बता रहा है आपको, ऑब्जेक्ट तो आप हो गए, आप पूछ रहे, तो जब सब्जेक्ट बताता है तो वो क्या होता है, सिम्टम, और साइन क्या, ऑब्जर्व करते हैं, आप असेस करते हैं। टेम्परेचर उसने बता दिया कि सर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसने बोला है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ, बोला है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वह तो क्या है, सिम्टम है, आपने फील किया कि कितना बढ़ा हुआ है, दैट इज द साइन, है ना। उसमें भी अलग अलग बन जाते हैं, पेन पेशेंट बताएगा तभी आपको फील होगा, है ना, वह आपको याद रखना। और आप एक्सरे वगैरह कहोगे यहाँ पे कौन सा पार्ट टूटा हुआ, तो वो साइन के रूप में जाने। और हम एग्जांपल की बात करें तो साइन एंड सिम्टम, ये तो बेसिक लेवल की चीज है भाई, यहाँ से तो आपका फंडामेंटल बना हुआ है ना? इसमें भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए थोड़ा रुक के आंसर बताएं, है ना, रुक के समझ के कि क्वेश्चन पूछा क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साइन सिम्टम कौन सा किस तरीके से आपको बताना है। जल्दीबाजी नहीं करें बच्चों, यहाँ पे ये जो मेंटलिटी होती है एग्जाम में भी यही सिमिलर आप फॉलो करते हैं, उसकी वजह से जो चीज आती है उनको भी गलत करके आते हैं। और स्पेशली जो नोट सेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, सीआर के एग्जाम देने जा रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां नहीं करें, बच्चे इन गलतियों से। पेरेस्थेसिया क्या मतलब है, एस्थेसिया मतलब क्या है, स्टेसिया यानी सेंसेशन, देखिए वर्ड कैसे बनते हैं, ये जो है इसका मतलब होता है सेंसेशन, एस्थेसिया मींस क्या है, सेंसेशन, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड बन गया एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया, और एनेस्थेसिया मींस क्या है, एब्सेंस, एन मींस क्या बन जाता है, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ द सेंसेशन, इसलिए एनेस्थेसिया हम पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थेसिया हम डिस्कस करते हैं। तो एनेस्थेसिया का जो एस्थेसिया वर्ड है उसका मींस क्या है, सेंसेशन। हाइपरस्थेसिया, हाइपोस्थेसिया नर्वस सिस्टम में आप पढ़ते हो, हाइपर मतलब कि सेंसेशन आपको कम फील हुआ है, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, किसी ने टच नहीं किया, अभी भी लग रहा है कि कुछ टच कर रहा है ना, तो वो आपका हाइपरस्थेसिया। तो स्थेसिया वर्ड मींस क्या है, सेंसेशन। पेरास्थेसिया, तो पेरा में हाइपर हाइपर दोनों आ जाते हैं, वी कैन से अब नॉर्मल सेंसेशन, है ना, वी कैन से अब नॉर्मल सेंसेशन, पेशेंट को जो सेंस एक्चुअली फील होना चाहिए वो फील होने अब नॉर्मल तरीके से वो कर रहा है, दैट इज पेरास्थेसिया। देन पेलरनेस, पेलरनेस यहाँ पे क्यों हो रही है, ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो इनिशियली सिम्टम तो पेलरनेस आएगा, और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी तो फिर वहां पे साइनोसिस देखने को मिलेगा। और याद रखें साइनोसिस से पहले पेलरनेस होता है, पेलरनेस के बाद में साइनोसिस होता है, दोनों बातें याद रखें। पेलरनेस पहले, अरे मैंने अभी हाथ, ये ब्लड सप्लाई है और इसको इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इस तरीके से मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, अभी मैंने बंद कर लिया, यहाँ का ड्रेनेज जा चुका है, अब मैंने यहाँ पे प्रेस अप्लाई किया और इसको ओपन किया, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, पेलरनेस हुआ, साइनोज नहीं हुआ, लेकिन मैं इसी तरीके से रखता हूँ तो साइनोज हो जाएगा, हो जाएगा ना, मतलब मेरे साइनोज कर रहे हो तो कल कैसे पढ़ोगे भाई आप। तो साइनोसिस याद रखिए इस कहानी से भी कि पेलरनेस पहले होता है, साइनोसिस बाद में होता है, ये दोनों आपको याद रखना। और यहाँ पे पेलरनेस हो रहा है, इसलिए जो पल्सलेसनेस है वो लेटर ऑन सिम्टम आएगा यहाँ पे, तो पेलरनेस है। और उसके बाद में पैरालिसिस, और पैरालिसिस मींस क्या है, जो फंक्शन है, लिखा हुआ भी है, हाँ, जो पर्टिकुलर जिस एरिया के फंक्शन है वो वहां के लॉस हो चुके हैं, दैट इज नोन एज द पैरालिसिस, दैट इज नोन एज द पैरालिसिस, पर्टिकुलर जिस एरिया के है वो फंक्शन लॉस हो चुके हैं, वो पैरालिसिस। और यहाँ पे एरिया कौन सा, यहाँ की जो मसल्स है, यहाँ की जो ब्लड सप्लाई करने जिसको पहुंचा रही थी, और यहाँ के पर्टिकुलर हैंड की बात करें तो बोन्स है, तो उनका फंक्शन धीरे लॉस हो जाएगा, और लास्ट में आपको क्या फील होगा, दैट इज योर पल्सीलेसनेस, जिसको आप कॉमनली असेस भी करते हैं। अरे डेड बॉडी डिक्लेयर करने के लिए अभी तो आप हॉस्पिटल में थोड़े ज्ञानी होंगे, वरना यूजुअली क्या असेस किया जाता है कि कोई पर्सन है या नहीं है, तो रेस्पिरेशन देखा जाएगा या फिर कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स तो आप पढ़ने के बाद जाने लगे, वरना पहले ये देखते थे, यही होता है। बाकी यूजुअली यहाँ पे फील करते हैं पल्स है या नहीं है, तो सिमिलरली वही लास्ट सिम्टम क्या है, पल्सीलेसनेस, कि पल्स बिल्कुल भी नहीं, लेसनेस है, पल्सीलेसनेस, पल्सीलेसनेस यानी लेस यानी कमी है नहीं, वो लेस यानी क्या है, कमी, पल्स एब्सेंट ऑफ पल्स लिख ले इसको, इस वर्ड के साथ में भी कंफ्यूज होंगे, पल्सीलेसनेस मींस क्या, एब्सेंट ऑफ द पल्स।
जो कि लास्ट सिम्टम, अब आपके यहाँ पे 5P है, 6P बना दिया ना, प्रेशर भी इसमें आ गया, बाकी यूजुअली 5P। इस तरीके से आपको याद रखना है ना, पैरालिसिस, पैरालिसिस और पल्सलेसनेस, ये आपके कंपार्टमेंट सिंड्रोम के जब आप बंद पढ़ोगे तब भी वहाँ पे इन चीजों को डिस्कस करोगे, है ना। उनके लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बेसिकली जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है, बोन ब्रेकडाउन हुए, फ्रैक्चर हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो फ्रैक्चर पढ़ रहे हैं तो हमारा जो माइंड सेट है अभी वो फ्रैक्चर के एस्पेक्ट से चल रहा है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। बाकी ऐसा नहीं है कि हम ओनली बोन पे काम करते हैं। अब आप प्लास्टर लगाते हैं तो जो टेंडेंस है, इधर जो टेंडन ब्रेकडाउन हुए, यहाँ की जो मसल्स है वो भी ब्रेकडाउन हुई है, या फिर यहाँ पे जो आपके लिगामेंट्स है वो भी ब्रेकडाउन हुए, तो वो तो उसके साथ साथ में कॉन्सिक्वेंटली ट्रीट होते रहते हैं। अब क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यूज है तो उनको इतना ज्यादा अलाइनमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो अलाइन हो जाते हैं। जैसे आपकी बोन ठीक हुई उसके साथ साथ में वो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन बोन अगर ठीक नहीं हो तो ऊपर नीचे अटैच हो जाएंगे, तो वो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। तो हार्ड टिश्यू को थोड़ा मेंटेन करना जरूरी है। बाकी सॉफ्ट जो टिश्यू है, सॉफ्ट चीजें हैं वो अच्छे से एडजस्ट हो जाती है ना, ये आपको याद रखना। तो ये आपके क्लासिकल फीचर्स हो गए अबाउट द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। द नेक्स्ट इज द एक कॉन्ट्रैक्चर बनता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का कॉम्प्लिकेशन जिसे बोला जाता है कि पल्सलेसनेस हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं है, तो अब जो हैंड है वो इस तरीके से बन गया। पर्टिकुलर हैंड का एग्जांपल लिया हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से ना, इस तरीके से कैसे बना, ऐसा यहाँ इस तरीके से। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्चर दैट इज है वोल्कमैन कॉन्ट्रैक्चर। अच्छा मैंने ऐसे बनाया अभी ये, तो ये क्या है इस तरीके से, क्या है ये भी एक अबनॉर्मलिटी बनती है, आगे देखेंगे। लेकिन क्योंकि पोस्टर आ गई है तो इस तरीके से बनता है। ये जो बना होता है ऐसा है, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से। और इसका रीजन भी है कि यहाँ पे जो फेसिया है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो गए और उसकी वजह से ये पोस्टर ऐसे ही बन के रह गई है। बाकी ये जो होता है वो अल्लर डेविएशन एक साइन होता है, अल्लर डेविएशन, है ना, जो हम आर्थराइटिस उनमें जानेंगे आगे। अल्लर डेविएशन जेड थंब बनता है ना, आपका स्वान एक डिफॉर्मिटी बनती है, बोचुनियर डिफॉर्मिटी बनती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे वहां पे। फिलहाल ये क्या है वोल्कमैन कॉन्ट्रैक्चर बन गया। कॉन्ट्रैक्शन अबनॉर्मल तरीके से आपकी परमानेंट फ्लेक्शन ऑफ द हैंड एट द रिस्ट विद द क्लो डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर, फिंगर क्लो से बन गया इस तरीके से। क्लो डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर इज नोन एज द वोल्कमैन कॉन्ट्रैक्चर, जो कि आपका ये है क्या, वो भी लिखे कि ये क्या है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्योंकि पल्सलेस हो गया, पल्सलेस होने के बाद में यहाँ की जो फेसिया है ना वो फेसिया वो चिपक जाएंगे, उसकी वजह से ये आप हैंड को कितना सीधा करोगे ये वापस हो जाएगा, है ना, ये वापस हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलरिटी प्रॉपर नहीं है तो वो नेक्रोस टाइप का लगभग बन जाता है। तो ये बहुत वेस्कुलरिटी प्रेजेंट होने की वजह से भाई एक कंपार्टमेंट का हुआ है तो दूसरे कंपार्टमेंट से ब्लड सप्लाई आ रही है, इसलिए वो हाथ में थोड़ा बहुत मतलब वी कैन से कि लिविंगनेस रहता है ना। बाकी वो जो हैंड है वो इस तरीके से बन जाता है, ये आपको याद रखना। और यही जो आपकी ब्लड सप्लाई होती है इसलिए डबल ब्लड सप्लाई देखने मिलती है कि भाई रेडियल की तो प्रॉब्लम होगी तो अल्लाह कुछ लेवल पे पहुंचे। हालांकि दोनों जो बेस्ट तरीके से काम करती है वैसे नहीं कर पाएगी, लेकिन अल्लाह कुछ लेवल तक मेंटेन कर सकती है। तो वो आपका हैंड इस तरीके से रहता है, इसमें हल्का फुल्का सेंसेशन हल्की फुल्की चीजें चलती है, लेकिन जिस साइड में कंपार्टमेंट हो वहां तो पल्सलेसनेस है ना। तो ये आपका वोल्कमैन कॉन्ट्रैक्शन आपको याद रखना है। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट ये हमारा लगभग हो चुका है अबाउट द फ्रैक्चर, है ना, ये जो कंडीशन है वो फ्रैक्चर के बारे में हो गई है। इसमें जो एक बात मिस है, हाँ ठीक है बच्चों अप्रिशिएबल, आपकी क्लिपिंग को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। चलिए अभी जो नेक्स्ट है अपना पोर्शन दैट इज बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उससे पहले जो हमारा एक पोर्शन थोड़ा सा इसमें मिस है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, है ना। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो आपका इसका रहता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या बोल रहा हूँ मतलब ड्रग्स, तो आप किस तरीके से मेडिकेशंस वगैरह देते हैं या फिर किस तरीके से कास्ट लगाते हैं, उससे भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो वो एक पोर्शन इसका पेंडिंग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हम जानेंगे कंटिन्यू देयर इज अ मेटाबॉलिक बोन डिजीज। कृपया करके बैक बंद नहीं करें, अभी समय की सीमा पूरी नहीं हुई है, समय सीमा पेंडिंग है और अभी हमारे पास 10 मिनट है ना, समाज पड़ेगी 10 मिनट है। तो बेसिकली बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। मेटाबॉलिक यानी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, किसमें बोन। और याद करें 10 साल पहले की बात है कि वहां पे हमने पढ़ा था ऑस्टियोजेनिक सेल, क्या पढ़ा था ऑस्टियोजेनिक सेल। उसके बाद में पढ़ा था हमने ऑस्टियोक्लास्ट, सीक्वेंस यही बताना है आपको। थर्ड पढ़ा था ऑस्टियोसाइट और एक हमने पढ़ा था दैट इज द ऑस्टियोक्लास्ट। ये सीक्वेंस आपको इस तरीके से याद रखना है। मतलब ऐसे तो तुम लोगों को बड़ी नींद आती है और इस लेवल पर इतनी एनर्जी आने लग जाती है, अगर आप ऐसे आवाज करते हैं तो कुछ और उपाधि आपको दे दी जाएगी, है ना, जैसे आप पीछे से साउट कर रहे हैं। चलिए तो ये जो 4 सेल है बेसिकली यही आपकी बोन का मेटाबॉलिज्म मेनली मेंटेन करके चलती है। इसमें ओस्टियोजेनिक है वो स्टेम सेल है, उसको हम इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते। यहाँ पे जो 2 सेल है जो इनिशियल, एक तो आपकी ओस्टियोसाइट रहेगी मैंने जो मेच्योर सेल है, और 2 उसके अलावा जो बची हुई है ओस्टियोक्लास्ट वर्सेस ओस्टियोब्लास्ट, इन दोनों को मेनली हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ओस्टियो जो क्लास्ट होती है वो मेटाबॉलिज्म का कौन सा पोर्शन बनाती है, कैटाबॉलिज्म वाला, और एनाबॉलिज्म वाला है तो वो इनिशिएट करती है ओस्टियोब्लास्ट, फाइनल उसको फिनिशिंग का जो काम करती है दैट इज ओस्टियोसाइट जो कि मेच्योर सेल। तो इन 2 सेल को मेनली डिस्कस करेंगे और इन 2 सेल के अंदर आपका यहाँ पे बोन के अंदर किसी भी टाइप का इम्बैलेंस आ जाना कि एक ज्यादा कैटाबॉलिज्म करी है दूसरी मेटाबॉलिज्म जो एनाबॉलिज्म करी है वो करी नहीं रही है ना। रीजन हो सकता है कि उनको प्रॉपर तरीके से बाहर से कैल्शियम नहीं मिल रहा हो। मैं चीजें कैसे क्लियर होगी वो भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये दोनों सेल काम करेगी। रीजन क्या हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से कैल्शियम नहीं मिल रहा हो, पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन है कि कैल्शियम आप ले नहीं रहे हो, डाइट में नहीं ले रहे हो, और कैल्शियम वगैरह सब प्रेजेंट है, विटामिन डी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा, वो हो सकता है। बाकी बॉडी की सिस्टमिक डिजीज कंडीशंस हो सकती है, तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा ओस्टियोपोरोसिस वगैरह जो कंडीशंस है कि कैल्शियम वगैरह अच्छे से जा रहा है लेकिन बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इंबैलेंस है वो हो रहा है। नॉर्मल जो बैलेंस है जैसे कि एग्जांपल की बात करें कि आपका कैल्शिटोनिन का लेवल डिस्टर्ब होता है, आपका पीटीएच का लेवल डिस्टर्ब होता है, या आपका एस्ट्रोजन का इन केस ऑफ द मेनोपॉज वो डिस्टर्ब होता है, तो वहां पे भी आपके हार्मोनल इंबैलेंस एक अलग से कोच बन के आ जाता है जो कि आपकी बोन की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर एज हो जाती है, क्योंकि एज के साथ साथ में चीजें वर्स्ट होने लगती है, क्योंकि ये भी सेल्स है एज के साथ साथ इनके काम कम होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, तो एज फैक्टर हो गया। जेनेटिक फैक्टर्स इनके कोच बता रहा हूं मैं कॉमन आपको ना, तो जेनेटिक फैक्टर से बन सकता है कि पहले ही ऐसा जीन प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बोन्स के अंदर जो ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को ज्यादा अग्रेसिव करता है, या ऐसा जीन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो चला आ रहा है सदियों से, ऐसा जीन प्रेजेंट है जो ओस्टियोब्लास्ट को ओस्टियोक्लास्ट को अच्छे से काम करने नहीं दे रहा या ज्यादा काम करने दे रहा और ज्यादा काम करने दे रहा, तो वो फिर आपका कैंसर सिचुएशन बन जाता है। इसलिए कैंसर को बोला जाता है कि अगर जेनेटिक हिस्ट्री है
तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि उसके आने वाले जो जनरेशन उसमें भी कहीं ना कहीं साइलेंट सिम्टम देखने को मिले, क्योंकि कैंसर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल जीन में जाके होती है। जब जीन की डिसलोकेशन हो जाती है, म्यूटेशन जो होता है, उसकी वजह से फिर आपका क्या बनता है, वहाँ पे कैंसर सिचुएशन बनती है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपका कैंसर यहाँ से निकल के आता है। उससे पहले कि कैंसर सिचुएशन जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कुछ जो सीक्वेंस है डीएनए की जो कोडिंग्स वगैरह है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आपका जेनेटिक कॉज एक बनता है। तो बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मींस क्या कि बोन के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने वाली जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कंपोनेंट है, उसमें किसी भी तरीके से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है तो वो आपकी डिजीज कंडीशन बनाएगी। 3 डिजीज कंडीशन बड़ी कॉमनली पड़ते हैं अडल्ट के अंदर। पहली पड़ती है ओस्टियोमलेशिया, बच्चों के अंदर सिमिलर रिकेट्स के रूप में जानी जाती है। और ओस्टियोमलेशिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज बनता है वो विटामिन डी, बेसिकली कैल्शियम की कमी की वजह से आपका ओस्टियोमलेशिया होता है, और उसका रीजन यहाँ पे माना जाता है विटामिन डी। अलग अलग याद रखिए तीनों को, है ना? तो यहाँ पे जो विटामिन डी की कमी होने की वजह से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो बोन होती है, अगर बोन के अंदर हार्डनेस नहीं आएगी, हार्डनेस कौन देता है? कैल्शियम। कैल्शियम प्रेजेंट इसलिए मिनरलाइजेशन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट के अंदर क्या हार्डनेस बन रही है। और अगर कैल्शियम नहीं है बिकॉज ऑफ द विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर वो नहीं है तो जो बोन हार्ड होनी चाहिए वो कैसी रहेगी आपकी? सॉफ्ट। और उसी को क्या बोलते हैं? ओस्टियोमलेशिया। क्या बोलते हैं? ओस्टियोमलेशिया। एक कंडीशन है। दूसरी ओस्टियोपोरोसिस, कि जो बोन है विटामिन डी भी ठीक ठाक प्रेजेंट है, कैल्शियम वगैरह सब ठीक से आप ले रहे हैं, नहीं भी ले रहे वो भी कोच बनता है, लेकिन दूसरे कोच के साथ बता रहा हूँ, ले रहे हैं, हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से जो आपका कैल्शियम है वो रिलीज होकर बोन से बाहर निकल रहा है, या एज के साथ साथ में बोन से कैल्शियम बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है, तो बोन से कैल्शियम बाहर की तरफ आ रहा है, साइलेंटली वहां पे चोरी हो रहा है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट थीप बोला जाता है ना? तो वो क्या बनेगी आपकी? ओस्टियोपोरोसिस, कि वहां पे ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ने की वजह से कैल्शियम रिलीज होकर आपकी बोन के अंदर आ रहा है, और दैट कॉज द ओस्टियोपोरोसिस। क्लियर है? देन उसके बाद में एक हम पढ़ते हैं दैट इज द पेजेंट डिजीज, जो तीसरी है। 3 डिजीज यहाँ पे पढ़ेंगे। पेजेंट मैं अभी बता रहा हूँ, मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा फटाक से ये लिख लो, ये लिख लो, फिर कल वहां पे ज्यादा डाउट कंफ्यूज मत करना, है ना? इसलिए मैं तीनों चीजों एक साथ लेके भी चल रहा हूँ। तो पेजेंट डिजीज थर्ड वन है, बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और उसमें क्या होता है, वो जेनेटिकली ज्यादातर मानी जाती है जो पेजेंट डिजीज होती है, और उसमें क्या रहता है, जो आपकी ओस्टियोक्लास्ट वर्सेस ओस्टियोब्लास्ट, इसकी एक्टिविटी डिसरेगुलेट हो जाती है। मतलब इसका जो बैलेंस होता है कि जितनी ओस्टियोब्लास्ट काम करिए, जरूरत है तो ओस्टियोक्लास्ट काम करेगी। ब्लास्ट और क्लास्ट बार बार यूज करूं क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ब्लास्ट यानी बनाने वाली, क्लास्ट यानी तोड़ने वाली, है ना? अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, और किसकी बढ़ती है? ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी